तो एपिसोड की शुरुआत में दो मास्टर्स को फाइट करते हुए दिखाया जाता है। एक तरफ डिमोनिक मास्टर होता है जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली होती है, दूसरी तरफ से एक राइटियस मास्टर होता है जो कि उसके साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन उस राइटियस मास्टर को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है उससे फाइट करते हुए। तो उसे यहाँ पर स्वर्ड एम्परर कहते हैं। वो राइटियस मास्टर का टाइटल स्वर्ड एम्परर का होता है, जबकि दूसरी तरफ जो डिमोनिक मास्टर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी पावरफुल टेक्निक्स को भी यूज कर रहा होता है। वो अपने हाथ के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का गोला क्रिएट करता है और उसे कहता है कि फाइनली अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। हालांकि तुम्हें स्वर्ड एम्परर कहते हैं और तुम्हारी रेपुटेशन के मुताबिक तुमने अभी तक यहाँ पर फाइट की, लेकिन अफसोस कि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो इसी के साथ ही स्वर्ड एम्परर कहता है कि मुझे इस बात से अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था वो मैंने हासिल कर लिया है। मैंने काफी सारे लोगों की जान बचा ली और अब यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे मरने का वक्त आ चुका है। अगर तुम वाकई में यहाँ पर लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो फिर मुझे मार डालो। और वो वहां पर मरते वक्त काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन इसी के साथ ही जहाँ पर डिमोनिक फैक्शन का मास्टर जो होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जब सामने की तरफ एनर्जी के गोले को फेंकता है और वो स्वर्ड एम्परर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो डीमन किंग जो होता है वहां पर खुश हो रहा होता है कि मैंने यहाँ पर स्वर्ड एम्परर को मार डाला। और जब इसी के साथ ही वहां पर से धुआं हटता है, धमाके का इफेक्ट हटने के बाद वो देखकर हैरान हो जाता है कि किसी ने वहां पर अपनी तलवार के साथ आकर अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। तो यहाँ पर स्वर्ड एम्परर का एक दोस्त होता है जिसका नाम जियोन होता है। तो जियोन वहां पर बीच में आता है और आकर अपनी तलवार के साथ उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है मेरे दोस्त मुझे माफ करना कि मुझे यहाँ पर आने में देरी हो गई। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि बाकी का सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तुम बस रेस्ट करो। और इसी के साथ वो बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए ऊपर चला जाता है। तो स्वर्ड एम्परर से कहता है कि हाँ मेरे दोस्त, अब मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम वाकई में सब कुछ संभाल लोगे। तो एक तरफ से अब डीमन किंग होता है, दूसरी तरफ से मास्टर जियोन होता है। तो मास्टर जियोन उसे कहता है कमीने कहीं कि अब तुम कौन हो। तो वो उसे कहता है कि मैं जो भी हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर मरने वाले। और साथ ही वो उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन कहते हैं। तो उसका ये स्पेशल टाइटल होता है मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन का। तो उसके करीब पहुंचने के बाद जैसे वो अपनी तलवार को घुमाकर डीमन किंग के ऊपर अटैक करता है, तो डीमन किंग जो होता है वो भी वहां पर अटैक को फेस करने के लिए रेडी होता है। लेकिन वहां पर उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है मास्टर जियोन का कि वहां पर इतनी सारी स्ट्राइक्स निकलती है और स्ट्राइक्स के साथ वहां पर एक ड्रैगन निकलता है जो कि उसकी बॉडी को काटना शुरू कर देता है। तो डीमन किंग जो होता है वो ज्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाता। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि सिर्फ एक ही झटके में और एक ही पावरफुल अटैक के अंदर मास्टर जियोन जो होते हैं वहां पर उस डीमन किंग को मार डालते हैं। और उस दिन यहाँ पर स्वर्ड एम्परर जो होता है वो कहता है कि वो दिन था जब मैंने यहाँ पर हीवंस की तरफ से एक वॉरियर को देखा था। एक ऐसे वॉरियर को ऐसे लगता था जैसे कि वो आसमान से डायरेक्टली हीवन से यहाँ पर नीचे उतरा हो। ऐसे लगता था जैसे हीवनली लॉर्ड को मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जिसने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके उस वक्त डीमन किंग को मार डाला था। तो अब यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें 6 साल के बाद का दिखाया जाता है। 6 साल के बाद मास्टर जियोन जिस सेक्टर से है उसका नाम वारयोंग सेक्टर है और वारयोंग सेक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटे से बच्चे को थप्पड़ पड़ रहे होते हैं। तो उसकी माँ जो होती है उसे वहां पर बुरी तरह से पीट रही होती है, बार बार उसे थप्पड़ मारी होती है, उसे किक्स मारी होती है और बेचारा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि कमीने कहीं कि मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम सारा दिन यहाँ पर क्या करते रहते हो, जब तुम्हें काम दिया जाए तो तुम्हें उस काम को करना चाहिए। तो ये उसकी स्टेप मदर होती है जो कि उसे बुरी तरह से पीट रही होती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि आज बहुत ही खास मेहमान आने वाले और तुमसे कहा था कि आज पूरे का पूरा बैकयार्ड पूरी तरह से साफ होना चाहिए, लेकिन तुमने ठीक तरह से सफाई नहीं की। तो इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है जिसका नाम जियोन जोखा है वो उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा, आपने मुझे बताया था लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कर सका क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा था और मैं यहाँ पर अकेला ये नहीं कर सकता। तो वो उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा काम करना था, पूरे कोर्टयार्ड की सफाई करनी थी और तुम वो भी नहीं कर सकते। तो तुम्हें यहाँ पर मैं किस चीज का खाना पीना दूं, तुम यहाँ पर सिर्फ मार खाने के लायक हो। और वो बेचारा वहां पर घबराया उसके सामने खड़ा होता है। फिर साथ ही वो उसे कहती है कि मुझे एक बात तो बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी असल माँ नहीं हूँ, क्या इसी वजह से तुम मेरी बात को इग्नोर करते हो। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। जब किसी के साथ ही वो उसे कहती है अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, अगर यहाँ पर तुम्हारी असली की माँ जो कि तुम्हारे पैदा होते ही मर गई थी, तुम्हें छोड़कर चली गई थी, अगर वो तुमसे कहती कि तुम्हें सफाई करनी है तो फिर क्या तुम उसके ऑर्डर्स को इग्नोर करते। तो वो कहता है नहीं। तो फिर साथ ही उसकी स्टेप मदर उसे कहती है तो अगर यहाँ पर तुम्हारा फादर जो कि पिछले 6 साल से अपने आप को रूम के अंदर बंद करके बैठा हुआ है, पिछले 6 साल से वो एक बार भी बाहर नहीं निकला और पिछले 6 साल में उसने तो एक बार भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखी, क्या वो तुम्हें कुछ कहता तो क्या तुम उसे मना करते। तो वो कहता है नहीं। तो इसी के साथ ही आंटी उसे कहती है तो फिर तुम यहाँ पर मुझे ना कैसे कह सकते हो, क्या तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ रिबेलियन करने के बारे में सोच रहे हो। पिछले 6 साल से मैंने यहाँ पर तुम्हें संभाला है, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़कर कमरे के अंदर बंद बैठा हुआ है, अगर मैं चाहती तो तुम्हें घर से निकाल देती और तुम कहीं जाकर कूड़े क्रिकेट में मरे पड़े होते, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हें रखा हुआ, तुम्हें रोजाना मैं खाना देती हूँ। और साथ ही फिर से उसे पीटना शुरू कर देती है। जब किसी के साथ ही यहाँ पर स्टेप मदर के बच्चों को भी दिखाते हैं कि उसके अपने भी यहाँ पर 3 बच्चे होते हैं, एक बड़ा लड़का और साथ में 2 लड़कियां होती हैं और वो लोग साइड के ऊपर खड़े ये सब कुछ देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। खासतौर पर लड़कियां जो होती हैं वो खुश हो रही होती हैं,
जबकि वहाँ पर जो लड़का होता है वो काफी सीरियस मोड में खड़ा होता है, सब कुछ देख रहा होता है। जैसे कि अब यहाँ पर आंटी ने हमें हिंट दे दिया है कि यहाँ पर गेस्ट आने वाले हैं, तो यहाँ पर जो गेस्ट आने वाले हैं वो स्वर्ड एम्परर की फैमिली आने वाली है। तो स्वर्ड एम्परर 6 साल के बाद अपने दोस्त से मिलने के लिए आने वाला है। वो वारयोंग मैनर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, तो उनका कैरेज जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। स्वर्ड एम्परर जो होते हैं अपने दोस्त की तारीफें करते हुए नहीं थक रहे होते और बता रहे होते हैं कि मैं 6 साल के बाद अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। 6 साल पहले मैं इस जगह के ऊपर आया था, वो तो मेरे लिए स्वयं ब्रदर की तरह है। जबकि उसका बड़ा बेटा जो होता है उसे कहता है कि फादर, आपने कहा था कि अंकल जियोन इस दुनिया में आपके इकलौते स्वयं ब्रदर हैं। मुझे लगता है कि वो आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। हम लोग जल्दी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जबकि इसी के साथ ही अंकल उनसे कहते हैं सभी लोग अपने कपड़ों को साफ सुथरा कर लो, क्योंकि तुम लोग जाकर मेरे स्वयं ब्रदर यानी कि ब्रदर जियोन से मिलने वाले हो, तो वो तुम्हारे अंकल की तरह ही, और मैं चाहता हूँ कि वहां पर उसके सामने अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना। फिर साथ ही वो उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी कहाँ पर है, वो यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रही। तो उनकी बेटी का नाम नामगोंग जियोन होता है। तो नामगोंग जियोन जो होती है वो कैरेज की छत के ऊपर चढ़कर बैठी होती है। तो मदर चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रही होती है कि बेटा प्लीज जहाँ पर नीचे आ जाओ, अगर उन लोगों ने तुम्हें इस तरह से छत के ऊपर बैठे हुए देख लिया तो वो सभी लोग काफी हैरान हो जाएंगे। एक लड़की को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जहाँ पर नीचे आकर हमारे साथ बैठो। लेकिन जियोन जो होती है उनकी बात को नहीं सुनती और नीचे नहीं आती। तो फादर उसे कहता है कि उसे रहने दो, तुम्हें पता तो है कि उसे यहाँ पर अंदर बैठने में काफी दिक्कत होने वाली है और वो उसे यहाँ पर इस तरह के काम करने में काफी ज्यादा मजा आता है। तो मदर उसे कहती है लेकिन आप यहाँ पर इस तरह उसे बिगाड़ते रहेंगे तो फिर उसके अंदर से लड़कियों वाली बातें खत्म हो जाएंगी। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि माँ आप तो कुछ ज्यादा परेशान होती रहती हैं। जियोन एक मार्शल आर्टिस्ट है, अगर आपको लगता है कि वो छत के ऊपर से गिरकर अपने आप को जख्मी कर लेगी तो ये तो होने से रहा, क्योंकि वो एक मार्शल मास्टर है, इसी वजह से वो खुद को संभाल सकती है। और साथ ही वो उसे कहती है कि चले छोड़े इन बातों को। और साथ ही वो अपने फादर से कहता है कि फादर मुझे अंकल के बारे में और सुनाए, मुझे यहाँ पर उनके बारे में और कहानियां सुनाए। क्या वाकई में वो यहाँ पर एक हीवनली लॉर्ड की तरह थे जब आपने पहली बार उन्हें अटैक करते हुए देखा था और उन्होंने डीमन किंग को हराया था। तो वो उसे कहता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो वो उसे पूछता है कि वो कितना स्ट्रांग हुए, क्या वो आपसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके होंगे। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि 6 साल गुजर चुके हैं, वो तो पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा, यानी कि अब तो यहाँ पर मैं उसके पास से भी नहीं गुजर सकता, यानी वो इतना पावरफुल हो चुका है। मैं तुम्हें कितनी बार ये कहानी सुना चुका हूँ कि 6 साल पहले अगर वो वहां पर नहीं आता तो मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर बैठा नहीं होता, तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे देख नहीं रहे होते क्योंकि मैं मर चुका होता। उसके पास जो स्पेशल टेक्निक है उसकी फैमिली की 9 ह्यूमन स्वर्ड टेक्निक, वो इतनी पावरफुल टेक्निक है कि माई नामगोंग फैमिली की टेक्निक के साथ पूरी तरह से वो बैलेंस क्रिएट करती है और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर साबित होती है अगर यहाँ पर कोई उसे ठीक तरह से मास्टर कर ले। तो ये बात सुनते उसका बेटा उसे कहता है कि वाकई में माई नामगोंग क्लैन की टेक्निक से ज्यादा पावरफुल है, हालांकि आपको स्वर्ड एम्परर कहा जाता है। लेकिन फादर मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि अगर उसकी 9 ह्यूमन स्वर्ड टेक्निक इतनी पावरफुल है तो फिर यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में उसका नाम क्यों नहीं है। आखिर किसी ने यहाँ पर कभी इस टेक्निक के बारे में बात क्यों नहीं की, जबकि हमारी फैमिली की टेक्निक्स तो सभी लोगों को पता है कि वो कितनी फेमस है। तो इसी के साथ ही उसे बताता है क्योंकि ऐसी बात है कि वो टेक्निक इतनी ज्यादा खास है और ऊपर से यहाँ पर मास्टर योन यानी तुम्हारे अंकल उस टेक्निक को आगे किसी को पास डाउन नहीं कर सकते और ना ही किसी को वो आगे दी जा सकती है। जितना मुझे पता है कि उसने अभी तक अपनी टेक्निक अपने बच्चों में से किसी को नहीं दी। और मेरी एक बात को याद रखना कि वहां पर जाने के बाद कभी भी उसके सामने उसकी सेकंड वाइफ का जिक्र मत करना, यानी कि तुम्हारे अंकल के सामने। तो वो उसे कहानी सुनाते हैं कि जहां पर तुम्हारे अंकल जॉन ने 2 शादियां की हुई थी। उसकी एक पहली वाइफ थी जो कि एक पॉलिटिकल मैरिज थी और दूसरी वाइफ जिसे वो प्यार करता था वो 6 साल पहले उसकी वाइफ बच्चा जन्म देते वक्त वो मर गई। बच्चे को पैदा करते वक्त जब वो मर गई तो वो अंकल जॉन को इतना बड़ा झटका लगा कि उसने अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लिया। पिछले 6 साल से वो रूम के अंदर बैठा हुआ है, अपने आप को उसने यहाँ पर पूरी तरह से रूम के अंदर लॉक कर रखा है, जहां तक उसने उस छोटे बच्चे को देखा भी नहीं था जो बच्चा वहां पर पैदा हुआ था, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और उसके बाद से अगर तुम वहां पर जाकर उसके सामने उसकी सेकंड वाइफ का जिक्र करोगे तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखना कि अंकल जॉन के सामने जाकर उनकी सेकंड वाइफ या फिर उनके बच्चे के बारे में कोई बात नहीं करनी। तो उसकी वाइफ और उसका बेटा कहते हैं कि जी हम लोग वहां पर इस बात का ध्यान रखेंगे और उनके सामने कोई बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मास्टर नामगोंग वहां पर जाने के बाद अपने दोस्त को उस रूम के अंदर से बाहर निकाल पाएंगे और हमारा योन जोखा जो कि इस सीरीज का हीरो होने वाला है उसकी किस्मत किस तरह से बदलने वाली है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि नामगोंग फैमिली के लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं वारयोंग मैनर के। तो इसी के साथ एक लड़का भागता हुआ मैडम के पास आता है और आकर उनसे कहता है कि मैडम वो लोग आ गए हैं। तो मैडम उसे कहती है कि अब तुम यहाँ पर क्यों शोर मचा रहे हो, कौन लोग आ गए हैं। तो उसे कहता है कि मैडम आपके मेहमान आ चुके हैं, प्लीज जल्दी से आ जाए। और साथ ही उसे कहता है कि एक और बड़ी खबर है। तो उसे कहती है अब क्या हो गया। तो वो उसे बताता है कि मैडम आपके हस्बैंड यानी कि मास्टर योन जो है वो अपने रूम के अंदर से बाहर निकल आए हैं। ये बात सुनती मैडम काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या वो कमीना यहाँ पर अपने
रूम के अंदर से बाहर निकल आया। मेरा पति पिछले 6 साल से अपने रूम के अंदर बंद है, वो वहां से बाहर नहीं निकला। आज देखो यहाँ पर अपने दोस्त को ग्रीट करने के लिए कैसे वो अपने रूम के अंदर से बाहर निकल आया है। और उसे बताता है कि पैट्रियार्च इस वक्त सीधे गांव की तरफ आगे बढ़ रहा है। वो दरवाजे के ऊपर जाकर अपने दोस्त और उसकी फैमिली को ग्रीट करने के लिए उसे वहां पर से लेकर आने के लिए जा रहे हैं। तो उसी के साथ ही मैडम जो होती है वहां पर अपनी नौकरानी के पास रुमाल लेती है, अपने खून से लगे हुए हाथों को साफ करती है, क्योंकि उसने यहाँ पर योन जोखा को बुरी तरह से पीटा था, जिसकी वजह से उसके हाथों पर ब्लड लगा होता है। फिर साथ ही वो कहते हैं कि चलो खैर यहाँ पर वो अपने रूम से निकला तो सही, अब जबकि वो रूम से बाहर निकला है तो हम इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। पिछले 6 साल से उसने अपने आप को रूम के अंदर बंद करके रखा हुआ है, लेकिन अब जबकि उसका स्वयं ब्रदर यहाँ पर रह रहा है तो नामगोंग फैमिली का पैट्रियार्च चाह रहा है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ पर कम से कम उसके कहने के ऊपर ही अपने बेटे को अपनी स्पेशल आर्ट्स दे दे। और साथ ही वो यहाँ पर उस जोखा की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारा बाप यहाँ पर पहली बार रूम के अंदर से बाहर निकला है, लेकिन तुम यहाँ पर उसे देख नहीं पाओगे क्योंकि तुम यहाँ पर उस जगह के पर नहीं जाओगे। मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम मेहमानों के सामने आए अपनी गंदी शक्ल लेकर तो फिर उसके बाद तुम्हें ना तो खाना मिलेगा और मैं तुम्हें कुत्ते के रूम के अंदर बंद कर दूंगी। क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है? तुम्हारा जोखा उसे कहता है जी मदर मुझे समझ आ कि मुझे क्या करना है, मैं उनके सामने नहीं आऊंगा। तो फिर साथ ही उसे कहते हैं कि शुक्र है कि तुम्हें यहाँ पर समझ आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता तुम यहाँ पर समझ रहे हो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ पर जाकर खड़े होना है, अब जल्दी से वहां पर चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरी फैमिली के नाम पर कोई दाग लगे, और अगर जहाँ पर तुम मेहमानों के सामने आए तो फिर उसके साथ तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, अब जल्दी से दफा हो जाओ। साथ ही वो उसे जाते हुए कहकर जाती है कि मैंने तुम्हें जो कहा है वही करना है, दीवार के साथ जाकर अपने हाथ उठाकर खड़े हो जाना, और अगर तुमने जरा सा भी वहां पर लापरवाही की ये सोच कर कि मैं वहां पर नहीं हूं तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या करूंगी, मैं यहाँ पर तुम्हें देखती रहूंगी। और इसी के साथ ही वो अपने बच्चों के साथ जाकर प्यार करती है और उनसे कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, हम लोग जाकर तुम्हारे अंकल से मिलते हैं, तुम्हारे अंकल जियोन आने वाले हैं। जबकि माँ जोखा जो होता है वहां पर से चुपचाप साइड के ऊपर दीवार की तरफ चल पड़ता है, उसकी हालत काफी खराब होती है। जबकि वहां पर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जोखा का बड़ा भाई जो होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है, तो इस लड़के का नाम मुंह बैक होता है। तो मुंह बैक जो होता है वहां पर उसकी तरफ देखता तो है, फिर साथ ही अपनी माँ से कहता है कि माँ आज यहाँ पर कौन आ रहा है, तो वो उसे बताती है कि आज तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही खास काम करना है, क्योंकि तुम्हारे अंकल जियोन आ रहे हैं नामगोंग फैमिली से, और वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, और मैंने सुना है कि उनकी बेटी भी तकरीबन तुम्हारी उम्र की है। तुम्हारा मिशन जहाँ पर उस लड़की को पूरी तरह से अपने जाल में फंसाना है ताकि एक दिन तुम दोनों की शादी करवाई जा सके। तो मदर उसे कहती है कि तुम्हें उस लड़की के साथ दोस्ती करनी ही होगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुंह बैक कहता है जी माँ मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा। उसी तरफ जैसे वहां पर कैरेज पहुंचता है तो पैट्रियार्च उनसे मिलने के लिए रास्ते पे पहुंच जाते हैं और वहां पर एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं। फर्स्ट नामगोंग जो होते हैं वहां पर उसे अपने बच्चों से ग्रीट करवाते हैं, और जैसे ही वहां पर वो जियोन नामगोंग के बारे में उसे बताने लगते हैं तो वहां पर वो होती नहीं है। तो वो इस बात से काफी हैरान होते हैं कि लड़की कहां पर चली गई है। तो मदर कहती है कि लगता है कि फिर से कहीं पर गायब हो गई है। तो फादर भी वहां पर शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज मेरे दोस्त माफ करना, मेरी बेटी इसी तरह चली जाती है, वो कहीं पर गायब हो गई होगी, उसे यहाँ पर हमारे बीच में रहना पसंद नहीं है, वो यहाँ पर फ्रेश एयर लेने के लिए आसपास ही कहीं पर गई होगी। जब किसी के साथ ही वहां पर उसकी वाइफ निकल कर आ जाती है और कहती है कोई बात नहीं, हमारा चौथा बेटा भी यहाँ पर अक्सर गायब हो जाता है, उसे जब भी यहाँ पर समय मिलता है वो खेलने के लिए चला जाता है और वो फिर काफी वक्त के लिए वापस नहीं आता। देखो ना आज भी यहाँ पर वो नहीं है, हालांकि हमारे घर मेहमान आने वाले और मैंने उसे कहा भी था कि यहाँ पर आकर सभी को ग्रीट करना है। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च जो होते हैं वहां पर उसे उन लोगों को अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहता है कि ये मेरी वाइफ और ये मेरे बच्चे हैं। तो मिस बेक मूवी जो होती है उन्हें अपने बारे में बताती है, अपना नाम बताती है, फिर साथ ही उन्हें कहती है कि आप सभी लोग एक लंबे सफर से आए होंगे, प्लीज मेरे साथ अंदर आ जाए, आप लोग काफी थक गए होंगे, आप सभी लोग पहले रेस्ट कर लें, उसके बाद आपके खाने का बंदोबस्त करते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग उन्हें अपने साथ लेकर वहां पर फैमिली के अंदर आ जाते हैं। तो जैसे वो लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं इसी के साथ ही बेक मीजो जो होती है वहां पर अपने बेटे मुंह बैक की तरफ देखते हैं और उसे कहती है कि लड़के आप जल्दी से जाओ, जाकर पूरे मैनर में उस लड़की योन को ढूंढो, तुम्हारा मिशन तुम्हें याद है ना, तुम्हें उस लड़की के साथ जाकर दोस्ती करनी है, पहले उस लड़की को ढूंढो, उसके बाद उसे पूरा मैनर दिखाना और उसके बाद उसे अंदर ले आना। तो वो उसे कहता है जी माँ मुझे समझ आ गई, मुझे क्या करना है, और इसी के साथ ही वहां पर से योन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जबकि यहीं पर से दूसरी तरफ दीवार के साथ दिखाता है जहां पर हमारा जोखा जो होता है वो अपने घुटने टेक कर अपने बाजू उठाकर खड़ा होता है। तो उसे यहाँ पर सजा मिली होती है, जब तक मेहमान चले नहीं जाते उसे तब तक वहीं पर बैठे रहना है। तो फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कब तक मेहमान यहाँ पर रहने वाले हैं, पता नहीं मेहमान कब जाएंगे, मेरे तो बाजू दर्द करने शुरू हो गए हैं और मैं तो यहाँ पर अपने बाजू को नीचे भी नहीं कर सकता। और साथ ही उसका पेट भी वहां पर ग्रोल ग्रोल कर रहा था क्योंकि उसे भूख लगी होती है। तो वो कहता है कि मेरी आंखें बंद हो रही हैं, कमजोरी की वजह से उसे वहां पर नींद आ रही होती है और वो बेहोश होने वाला है। तो वो कहता है मेरे बाजू इतने दर्द कर रहे हैं लेकिन मैं यहाँ पर से नीचे नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही वहां पर वो कुछ सोच नहीं पाता, जब वो बेहोश हो जाता है तो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। लेकिन गिरते वक्त वो यही सोच रहा था कि अगर मदर को पता चल गया कि मैं यहाँ पर गिर गया तो वो इस बात को नहीं सुनेगी कि मैं यहाँ पर कमजोरी की वजह से गिरा, वो मुझे फिर से सजा देने वाली है।
तो हमारा जियोन जोका जो होता है वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है और उसे वहां पर नींद आ जाती है। तो थोड़ी देर वहां पर सोने के बाद इसी के साथ ही वहां पर कोई अपीयर होता है। जैसे ही वहां पर उसके पास कोई पहुंचता है तो उसके ऊपर साया होता है, तो वो कहता है कि ये क्या। तो वो उठकर सामने की तरफ देखता है, उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है, यानी कि उसे अपनी मदर की तरह ही कोई दिखाई देता है, क्योंकि मिस जियोन का कद भी काफी ज्यादा लंबा होता है। तो उसे देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा जाता है और माफी मांगना शुरू कर देता है। फिर से अपने हाथ उठा लेता है और कहता है कि प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं यहाँ पर गिर गया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। साथ ही वो सोच रहा था मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे लगा कि फर्स्ट मदर यहाँ पर नहीं है और अगर मैं यहाँ पर गिरकर बेहोश हो गया हूँ तो वो मेरे पर नजर नहीं रख रही होगी, लेकिन उसने तो यहाँ पर मेरे पर नजर रखी हुई है। अब मुझे यहाँ पर बुरी तरह से मार पड़ने वाली है। लेकिन जब थोड़ी देर तक उसे यहाँ पर चिल्लाने की या फिर उसे थप्पड़ खाने की आवाज नहीं आती तो वो सामने की तरफ देखता है कि ये कौन है। तो जब वो सामने देखता है तो उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की खड़ी होती है और उसे देखते ही वो भी ब्लश करना शुरू कर देता है। तो मिस जियोन उसके सामने खड़ी होती है, नामगोंग जियोन उसकी तरफ घूर कर देखती है, वो उसकी तरफ देखता है और इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन फिर से अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस मीजो जो होती है वो मास्टर नामगोंग से बात करती है कि क्या आप यहाँ पर अपनी बेटी की शादी हमारे मैदान में करना चाहेंगे। तो मास्टर जो होते हैं उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे वारयोंग मैदान में मेरा दोस्त है और मैं अपने स्वयं ब्रदर के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी जरूर करना चाहूंगा। मिस मीजो भी काफी ज्यादा खुश होती है और साथ ही यहाँ पर मास्टर योन भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है अगर हमारे बच्चे यहाँ पर एक दूसरे से शादी करें, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पहले अपने बच्चों से पूछ लेना चाहिए। तो मास्टर नामगोंग से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ समधी बनकर अच्छा नहीं लगेगा, क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे अपने बच्चे एक दूसरे से शादी करें। तो इसी के साथ ही मास्टर योन उसे कहता है कि हाँ मैं सफर के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पर शादी की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर बच्चों से पूछ लेना चाहिए क्योंकि जिंदगी उन बच्चों ने गुजारनी है, तो कम से कम ये फैसला उन्हें खुद यहाँ पर सोच समझ कर करना चाहिए। तो मास्टर नामगोंग उसे कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग अपनी बेटी से पूछ लेंगे और तुम लोग भी अपने बच्चे से पूछ लेना। मास्टर जियोन उसे कहता है कि शादी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला होता है, शादी में पूरी जिंदगी यहाँ पर किसी के साथ गुजारनी होती है, अगर किसी के साथ यहाँ पर दिल ना लगे तो फिर जिंदगी जो है बर्बाद हो जाती है। जबकि मीजो जो होती है उसकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है ये कमीना यहाँ पर मेरे बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हमारी शादी एक पॉलिटिकल मैरिज थी और जबरदस्ती हम दोनों की शादी करवाई गई थी, जबकि इसकी दूसरी बीवी के साथ इसकी जो शादी हुई थी वो इसकी प्यार की शादी थी। इसी वजह से यहाँ पर इस तरह की बात कर रहा है कि कम से कम बच्चे जो है वो यहाँ पर एक दूसरे को जानते हो और प्यार करते हो। मीजो इसी के साथ ही वहां पर टॉपिक को चेंज करते हुए उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे बच्चे एक दूसरे को जरूर पसंद करेंगे। तो मास्टर नामगोंग कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, दोनों के एक ही सेम एज के हैं, तो मुझे लगता है कि वो लोग एक दूसरे को जरूर पसंद करेंगे। तो इसी के साथ ही मीजो उन लोगों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो आपको शायद पसंद ना आए, लेकिन क्या आप हमारे लिए यहाँ पर एक काम करेंगे। तो मास्टर नामगोंग कहते हैं कि हम लोग समधी बनने वाले हैं, तुम बताओ तुम्हें क्या काम करवाना है। तो वो से कहती है मुझे यहाँ पर नामगोंग क्लैन की मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्या आप यहाँ पर मेरे बच्चे मूबैक को अपने साथ लेकर जाएंगे और उसे जाकर टीचिंग्स दे सकते हैं। तो ये बात सुनती वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अपनी फैमिली की मार्शल आर्ट्स किसी दूसरे को देना ये मार्शल आर्ट्स के कानून के खिलाफ है। मास्टर नामगोंग उनसे कहते हैं लेकिन तुम्हारी फैमिली के अंदर तो तुम्हारी अपनी 9 हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक है, वो एक बहुत ही महान आर्ट है, हमारी फैमिली की आर्ट से भी ज्यादा बेहतर है, तो फिर तुम लोग क्यों चाहते हो कि नामगोंग फैमिली की मार्शल आर्ट्स हम तुम्हारे बच्चे को सिखाएं। जब किसी के साथ उसका दोस्त यानी कि मास्टर जियोन भी उसे कहते हैं कि मैं भी यही चाहता हूं, मैं भी तुमसे ये रिक्वेस्ट करने वाला था कि क्या तुम यहाँ पर मेरे बच्चे को अपनी फैमिली की आर्ट सिखा सकते हो, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की आर्ट्स अपने बच्चों को आगे नहीं दे सकता। तो मास्टर नामगोंग जब वहां पर अपने दोस्त की तरफ देखते हैं कि वो काफी ज्यादा उदास है और यहाँ पर उसे डायरेक्टली बात नहीं बता सकता कि वो क्यों अपनी आर्ट्स को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो वो समझ जाते हैं और उसे कहते हैं ठीक है अब जबकि तुम यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे और आगे की उसकी सारी टीचिंग्स हमारी फैमिली में होंगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जोका का क्या होगा, क्योंकि मूबैक तो अब यहाँ पर नामगोंग फैमिली के साथ चला जाएगा उनकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सीखने के लिए, और हमारा जोका जिसने कभी अपने बाप को देखा भी नहीं है वो कैसे यहाँ पर अपने बाप की स्पेशल टेक्निक्स को ले पाएगा और अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना पाएगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जियोन जो होते हैं वो अपने दोस्त नामगोंग से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर मेरे पर एहसान कर सकते हो, मेरे बच्चे मूबैक को अपने साथ ले जाओ और उसे मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखा दो। तो इस बात से मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और मास्टर नामगोंग उसे कहते हैं लेकिन क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम अपने बच्चे को अपनी फैमिली की टेक्निक्स नहीं सिखाना चाहते, जबकि तुम्हारी अपनी जो 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक है वो बहुत ज्यादा महान और पावरफुल टेक्निक है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी टेक्निक्स को सिखानी चाहिए। तो इसी के साथ ही मास्टर जियोन उसे कहते हैं हमारी मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तुम्हारी नामगोंग क्लैन की मार्शल आर्ट्स ये बहुत ज्यादा अलग है, मैं जहां पर अपने बच्चों को ये टेक्निक बिल्कुल भी नहीं सिखा सकता और ना ही जहां पर इसे आगे पास डाउन कर सकता, और मेरे मूबैक ने जहां पर कम से कम इस 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक को कम से कम इसको पढ़ा तो है, मैंने उसे बेसिक्स के बारे में बताया, लेकिन इसके बावजूद इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर करना ये उसके पास की बात नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारा मास्टर नामगोंग से कहते हैं कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं भी ऐसे ही चाहता था, मैं जहां पर अपने साथ लेकर जाऊंगा तुम्हारे बेटे को, मूबैक हमारे साथ ही आज ही चला जाएगा और उसके बाद वो जहां पर एक मार्शल मास्टर बनकर वापिस आएगा।
जाएगा, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से 6 साल पहले वाली उस टेक्निक को देखना चाहता हूँ, उस 9 ह्यूमंस वर्ड टेक्निक को जो तुमने परफॉर्म की थी। तो मास्टर जियोन उसे कहता है क्या वाकई में, फिर साथ ही उसे कहते हैं लेकिन मैं अपनी करंट स्टेट में तुम्हें उस टेक्निक को दोबारा दिखा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि इस वक्त मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है। प्राइवेट में जब दोनों बात करेंगे उस वक्त मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि आखिर मेरे साथ मसला क्या है। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा सा उन्हें झटका लगता है, फिर साथ ही उनके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो मास्टर जियोन जो है क्योंकि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है और जैसे कि वो मरने वाले हैं, तो उसी के साथ ही वो जहाँ पर उनके सामने टेबल के ऊपर ही ब्लड खांस देते हैं। सभी लोग जो देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को यहाँ पर बुला कर लाओ, उनकी हालत तो काफी खराब है। तो उसके बाद मास्टर जियोन को अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि उनका बेटा मुबैक जो होता है वो उस लड़की जियोन को ढूंढ रहा होता है। तो जैसे ही वो गलियारी में मुड़ता है तो उस साइड के ऊपर से आवाज आ रही होती है, तो उसकी छोटी बहन जो होती है वो यहाँ पर सीनियर ब्रदर नैमगोंग के साथ बातें कर रही होती है और उससे सवाल पूछ रही होती है कि मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए एक और सवाल है, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने वाकई में अपने आर्च एनिमी को मार डाला था? तो सीनियर ब्रदर नैमगोंग उसे कहता है कि तुम्हें कि किसने कह दिया कि मैंने अपने आर्च एनिमी को मार डाला था? तो उसे कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ मुझे पता है, मैंने तुम्हारे बारे में कहानियां सुनी है, पूरे म्यूजियम के अंदर तुम्हारी कहानियां काफी ज्यादा फेमस है कि तुम एक बहुत ही पावरफुल मास्टर हो। और उसी के बाद ही तुम्हें यहाँ पर अजूरे क्लाउड स्वर्ड का टाइटल दिया गया था जब तुमने अपने सभी दुश्मनों को मार दिया था। सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि हाँ ये बात सच है कि मेरा निकनेम अजूरे क्लाउड स्वर्ड का है, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पर मैंने अपने दुश्मनों को लाजमी मारा हो, मैंने अपने सभी दुश्मनों को जान से नहीं मारा और हर किसी को मारना जरूरी भी नहीं होता। जब किसी के साथ ही हमारा जो सेमू बैक होता है भागता वहां पर आता है और उसे कहता है कि सियोल जू ये तुम कर क्या रही हो, जल्दी से सीनियर ब्रदर का पल्लू छोड़ो। और उसी के साथ ही वो आकर वहां पर उसे ग्रीट भी करता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना सीनियर ब्रदर, ये मेरी छोटी बहन है और ये हमेशा इसी तरह करती है। तो उसे कहता है कि इसे यहाँ पर छोड़ दो, इसे यहाँ पर छोड़ो, हम लोग अंदर चलते हैं। जबकि उसकी छोटी बहन सियोल जू से कहती है कि तुम यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर सीनियर ब्रदर अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, हम लोग दोस्त हैं। तो वो उसे कहती है कि हाँ तुम हम लोग दोस्त है ना, मेरा नाम सियोलजू जियोन है और सियोलजू जियोन मैं यहाँ पर तुमसे बात करना चाहती हूँ। जबकि मुबैक उसे कहता है कि सियोलजू अब बस भी करो, तुम यहाँ पर रूडली बात कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि अपने मेहमानों को तंग करना अच्छी बात नहीं है? तो सियोलजू उसे कहते हैं कि नहीं, मैं तो यहाँ पर बड़ी पोलाइटली बात कर रही हूँ और वैसे भी हम लोग दोस्त बन चुके हैं। और वो उसे कहता है कि तुम कब से यहाँ पर उसकी दोस्त बन गए, जरा उसको देखो तो सही, वो तुम्हारा सीनियर ब्रदर और तुम यहाँ पर उसे अपना दोस्त बनाए फिर रही हो, अब चुपचाप मेरे साथ चलो। तो वो दोनों भाई बहन वहां पर आपस में झगड़ना शुरू कर देते, जबकि सीनियर ब्रदर जो होता है वहां पर उन दोनों की तरफ देख रहा था, लेकिन वो असल में काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसकी बहन जो है वो बहुत ही कम बोलती है। असल में जियोन जो है उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से वो बहुत ही कम बोलती है, इसी वजह से वो भी चाहता था कि काश उसकी बहन भी ऐसी होती और वो भी उसके साथ इसी तरह से लड़ती झगड़ती, लेकिन वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। जब वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं तो वो ये देखकर काफी खुश हो रहा था। फिर साथ ही मुबैक उसकी तरफ देखता है, फिर साथ ही सियोलजू का सर झुकाते हुए उससे माफी मांगता और कहता है हम दोनों यहाँ पर आपसे माफी चाहते हैं, प्लीज यहाँ पर हमारी इस नॉनसेंस को माफ कर दीजिएगा। तो उसी के साथ सीनियर ब्रदर उसे कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक भाई बहन को इसी तरह से एक दूसरे से बात करनी चाहिए, इस तरह से लड़ते झगड़ता रहना चाहिए, तभी यहाँ पर पता चलता है कि दोनों भाई बहन काफी ज्यादा खुश हैं। तो ये बात सुनने के बाद मुबैक कहता है कि सर इस बात का क्या मतलब है? वो उसे कहता है कोई बात नहीं। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाऊंगा, लेकिन वो बिल्कुल भी बात नहीं करती, पता नहीं वो कब यहाँ पर ठीक होगी, उसे एक छोटी सी बीमारी है जिसकी वजह से वो ठीक तरह से बात नहीं कर पाती। तो मुबैक उसे कहता है कि मैंने भी यहाँ पर उसके बारे में सुना है कि वो बात नहीं कर सकती, क्या वो बचपन से बात नहीं कर सकती? तो इसी के साथ सीनियर ब्रदर उसे बताता है कि अब ऐसा भी नहीं है कि वो कोई गूंगी है, यानी कि वो हमेशा इससे बात नहीं कर सकती, बल्कि वो वैसी कम बोलती है, उसे यहाँ पर जिसे जो चीज पसंद आती है वो सिर्फ उसी के बारे में बात करती है, जो उसे पसंद आता है वो उसी से बात करती है। इसी के साथ ही सीनियर ब्रदर फिर से वहां पर आगे बढ़ जाता है और कहता है कि मैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो सियोलजू भी उसके साथ ही चली जाती है और कहती है कि चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, हम दोनों आज से दोस्त बन गए, तो फिर हम दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं। जबकि मां मुबैक जो होता है वो भी यहाँ पर उसे ढूंढना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं भी उस साइड के ऊपर जाकर ढूंढता हूँ, पता नहीं कहाँ पर होगी। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा जोखा जो होता है वो फिर से अपने बाजू उठाकर बैठ जाता है और इसी के साथ ही वो सामने की तरफ जब देखता है तो उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर साथ ही वो कहता है कहीं ये वही मेहमान तो नहीं है जो मेहमान जहाँ पर आने वाले थे, क्योंकि मैडम ने यहाँ पर मुझे बुरी तरह से इसलिए पीटा था क्योंकि मेहमानों के आने से पहले मैंने कोर्टयार्ड को साफ नहीं किया था, और अगर ये वही मेहमान है तो फिर तो यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली है। मुझे मैडम ने कहा था कि मेहमानों के सामने बिल्कुल भी नहीं आना, इसका मतलब यह है कि मेरी वाट लगने वाली है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? मैं यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मार खाऊंगा सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से जो मेरे सामने आकर खड़ी है। जबकि हमारी जियोन जो होती है उसे घूर घूर का वहां पर देख रही होती है और हमारा जोखा इसी के साथ ही वहां से भागना शुरू कर देता और कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर देना। तो जैसे ही वो भागकर जाने लगता है इसी के साथ जियोन बड़ी तेजी के साथ उसके पास पहुंच जाती है, उसे कॉलर से पकड़कर उसे वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरा देती है। जब उसे वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिराती है तो उसी के साथ ही हमारे जो जोखा होता है उसके कपड़े खुल जाते हैं। तो उसके कपड़े खुलने के साथ ही जियोन
जियोन उसकी बॉडी के ऊपर देखती है। जब उसकी बॉडी पर देखती है तो बहुत सारे स्कार्स के निशान होते हैं, यानी बहुत सारी चोटों के निशान होते हैं, बहुत सारे जख्म के निशान होते हैं। जबकि जोखा अभी वहां पर उसे कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी जियोन कहते हैं कि आयरिस बच्चे का मसला क्या है, यहाँ पर इतना ज्यादा माफी क्यों मांग रहा है जबकि इसने कुछ किया भी नहीं है, मैंने तो यहाँ पर इसे कुछ कहा भी नहीं, तो फिर यहाँ पर मुझसे क्यों माफी मांग रहा है। और यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर इतने सारे जख्मों के निशान क्यों है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ये मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करता रहा जिसके दौरान से चोटें लगी हैं, ऐसे लगता है जैसे कि इसे किसी ने बुरी तरह से पीटा है। आखिर यहाँ पर इसके साथ मसला क्या है। ऊपर से इसके रेड कलर के बाल देखकर तो पता चल रहा है कि ये अंकल का ही बच्चा हो सकता है, यानी कि इस फैमिली का ही मेन हिस्सा है, क्योंकि इस फैमिली के सभी लोगों के बाल रेड कलर के हैं। जिस तरह से इस लड़के की हालत जितना ज्यादा ये कमजोर है, लगता है कि इसे ठीक तरह से खाना भी नहीं दिया जा रहा, और अगर इसे खाना नहीं दिया जा रहा तो इसका मतलब यह है कि इसका इस फैमिली में बहुत ही बुरा हाल है। आखिर इस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर मेरी वजह से भी इतना ज्यादा डर रहा है। तुम्हारी जियोन उसके पास ही वहीं पर बैठ जाती है और माँ जोखा अभी भी उसे कह रहा था प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो उसी के साथ जियोन अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जब वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है ताकि उसके सर के ऊपर रख सके तो जोखा और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अभी तक जहाँ पर उसने सिर्फ मैडम का हाथ ही देखा है जो हर वक्त उसे थप्पड़ मारने के लिए उठता है, तो उसे लगता है कि ये लड़की उसे थप्पड़ मारने लगी है। तो इसी के साथ जब वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो जियोन कहती है मुझे लगता है कि इस लड़के को कभी किसी ने प्यार नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझसे भी डर रहा है। तो जैसे ही वहां पर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके सर के ऊपर रखती है और वहां पर उसे कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब से तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारा जोखा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो योन उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम योन जोखा है। तो वो उसे कहती है कि योन जोखा तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है योन जोखा, मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, आज के बाद से तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा योन जो होता है वहीं पर रोना शुरू कर देता है, उसके आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, फिर साथ ही वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने उसे इतना प्यार नहीं किया था जितना यहाँ पर योन ने उसे किया है। तो योन जो होती है वहां पर देखती है कि ये तो रो रहा है। इसी के साथ ही माँ योन उसे गले से लगा लेती है और उसे गले से लगाकर बैठ जाती है और कहती है कि अब तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। जबकि हमारा जोखा जो होता है वहां पर बस जोर जोर से रोए जा रहा होता है। तो क्या हमारे योन जोखा की यहाँ पर किस्मत बदलने वाली है, क्या वो भी एक मार्शल मास्टर बन जाएगा, लेकिन कैसे बनेगा, वो एक ह्यूमनली लॉर्ड की तरह राइज कैसे करेगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में शायद देख पाएं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी योन जो होती है वहां पर जोखा से प्यार करती है और उसे कहती है कि सब कुछ ठीक है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से घबराने की जरूरत है। और इसी के साथ ही हमारा जोखा वहां पर जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। तो थोड़ी देर के बाद योन उनका खड़ी होती है, अपना हाथ उसके सामने करती है और कहती है कि मेरे साथ आ जाओ। तुम्हारे जोखा को एक नई हिम्मत मिलती है, वो उसका हाथ पकड़ती है और उसी के साथ ही उसे अपने साथ लेकर वहां पर से भागते हुए साइड की दीवार की तरफ जाती है, जहां पर झाड़ियों के अंदर एक होल होता है। तुम्हारा जोखा जो होता है वो काफी ज्यादा डर रहा होता है, क्योंकि वो उसे अपने साथ बाहर लेकर जाना चाहती है, क्योंकि जोखा कभी फैमिली से बाहर गया ही नहीं, वो कभी इन दीवारों से बाहर नहीं गया। तो उसी के साथ ही हमारी योन जो होती है वहां पर उस होल से दूसरी तरफ चली जाती है। तुम्हारा जोखा कहता है कि ये कहां पर चलेगी, फिर साथ ही वहां पर से अपना हाथ निकालती है, उसे इशारा करते हुए कहती है कि आ जाओ। तुम्हारा जोखा जो होता है वो हिम्मत करता है और वहां पर उस दीवार के दूसरी तरफ चला जाता है। वो दोनों वहां पर फैमिली से बाहर भाग जाते हैं। फैमिली से बाहर भागने के बाद वो दोनों वहां पर से बाजार पहुंच जाते हैं। तुम्हारी योन जो होती है उसका हाथ पकड़कर अपने साथ से लेकर पहली बार वहां पर बाजार में आती है, जहां पर काफी ज्यादा रश होता है। वहां पर सबसे पहले तो खाने वाली चीजें देखी जाती है, जहां पर हमारा जोखा जो होता है उसे भूख लगी होती है। तो योन उसके लिए वहां पर खरीद कर देती है डम्पलिंग्स और उसे कहती है कि ये लो खा लो। तुम्हारा योन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, हमारा जोखा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और योन उसे कहती है कि बस यहाँ पर खाओ, तुम बहुत ज्यादा प्यारे लगते हो जब तुम खाते हो। और उसके बाद वो साथ ही उसके साथ प्यार की तरफ देख रही होती है और उसी के साथ ही चलते चलते वो लोग थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं तो वहीं पर से कुछ वॉरियर्स उनके सामने आ जाते हैं जो कि नामगोंग फैमिली के होते हैं। तो वो उन्हें वापस ले जाने के लिए आते हैं। तुम्हारा जोखा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जबकि योन ने उसका हाथ पकड़ रखा था और उसे कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। शाम का वक्त हो चुका है और शाम के वक्त यहाँ पर दिखाते हैं कि मास्टर योन अपने बिस्तर पर पड़े होते हैं और नामगोंग उसके पास बैठा होता है और उसे मास्टर योन उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम यहाँ पर इतने ज्यादा परेशान हो गए हो। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन की ये हालत कैसी हो गई, क्या तुम मुझे अपने बारे में बताओगे, हाय तुम यहाँ पर इतने बीमार कैसे हो गए हो। तो मास्टर योन उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मैं यहाँ पर अपने आप को वहां पर बेहोश होने से भी नहीं रोक पाया और मैंने तुम्हारे लोगों के सामने वहां पर खून की उल्टी कर दी, लगता है कि बहुत ही जल्दी मैं मरने वाला हूं। तो मास्टर नामगोंग कहता है कि बकवास बंद करो, तुम बस यहाँ पर रिकवरिंग के ऊपर फोकस करो, बहुत ही जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हें यहाँ पर ठीक होना ही पड़ेगा, अपने क्लैन के लिए और अपने बच्चों के लिए तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारे मास्टर योन से कहता है कि मैंने तुम्हें वहां पर बताया था ना कि मैं अपनी टेक्निक अपने बच्चों को नहीं दे सकता। असल में वो एक एडवांस लेवल की टेक्निक है जिसे ज्यूचियान युआनजान टेक्निक कहा जाता है। वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, लेकिन वो टेक्निक मेरे पास ऐसे
नहीं आई, बल्कि वो एक मिरर के जरिए से मेरे पास आई थी। एक ऐसी टेक्निक जो कि अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। वो टेक्निक सिर्फ एक ही बार सीखी जा सकती है और उसे पास डाउन नहीं किया जा सकता। मैंने भी अपनी जिंदगी में उसे बाई चांस सीखा था और उसके बाद से वो टेक्निक वहां पर उस मिरर के अंदर से गायब हो चुकी है। उस स्पेशल गॉडेस ने मुझे उस टेक्निक को सिखाया था, लेकिन अब यहाँ पर वो मिरर पूरी तरह से एम्प्टी हो चुका है और मैं अपने बच्चों को यह भी नहीं कह सकता कि वो लोग वहां पर से उस टेक्निक को सीख सकते हैं। मैं एक बहुत ही डिसअपॉइंटेड और पैथेटिक फादर हूं। मैं अपने बच्चों को कुछ भी नहीं सिखा सकता। और जब से मेरी वाइफ मरी है, मेरी वाइफ के मरने के बाद से मैं अपने चौथे बच्चे को देख भी नहीं पाया। क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना घटिया बाप हूं? मेरा बच्चा यानी मेरा चौथा बच्चा जो कि मेरी दूसरी बीवी से था, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, उस बच्चे की शक्ल मुझसे बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। इसी वजह से मैंने कभी दोबारा उसे देखा भी नहीं। 6 साल हो गए, मैंने अपने बच्चे को एक बार भी नहीं देखा। मुझे लगता है कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाएगा, उसकी शक्ल मेरे साथ मिलती जाएगी और मैं उसे नफरत करना शुरू कर दूंगा। उसी वजह से मैं यहाँ पर ये सोचता हूँ कि उस बच्चे के पैदा होने का ही ये गलती है कि वो मेरी वाइफ मारी गई, यानी कि उसकी माँ जो मर गई वो उस बच्चे के पैदा होने की गलती है। मुझे लगता है कि मैं उससे यहाँ पर ये सोच कर नफरत करता रहा हूँ, लेकिन ये बात गलत है। तो ब्रदर नैमगोंग उसे कहता है कि हाँ, तुमने जो कुछ भी कहा वो तुम कह तो गलत ही रहे हो, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर इस वक्त इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जब तुम यहाँ पर ठीक हो जाओगे, तुम अपने बेटे से माफी मांग सकते हो। हाँ, है तो वो तुम्हारा ही बेटा। और इसी के साथ ही हमारे मास्टर योन उठकर बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम मेरे ऊपर एक आखिरी एहसान करोगे? तो उसे कहता है हाँ मेरे दोस्त, तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन तुम लेटे रहो, तुम उठकर बैठो नहीं। तो उसे कहता है कि मैं बस यहाँ पर ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यहाँ पर एक काम करो, मेरे बच्चों का ध्यान रखो। क्या तुम यहाँ पर मेरे बच्चों का ध्यान रख सकते हो? क्या तुम मुबैक को अपने साथ लेकर जा सकते हो और उसे अपनी फैमिली की ट्रेनिंग्स दे सकते हो? तो मास्टर नैमगोंग उसे कहता है कि हाँ, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाऊंगा। तो उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक ऐसा बाप हूँ जो अपने बच्चों को यहाँ पर खुद से बड़ा होते हुए नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी मैं मरने वाला हूँ। और साथ ही उसे कहता है कि ये मेरी पहली और आखिरी रिक्वेस्ट होने वाली है, प्लीज इस रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करना। तो ब्रदर नैमगोंग उसे कहते हैं कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। तो यहीं पर से बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर दोनों मदर्स जो होती हैं वो काफी ज्यादा परेशान होती हैं। दोनों का कहना तो गलत ही होगा, क्योंकि एक तो स्टेप मदर है और वो जोखा को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं है। तो वहां पर वॉरियर्स जो होते हैं मिस योन को और जोखा दोनों को पकड़कर लेकर आते हैं और इसी के साथ ही योन ने अभी भी यहाँ पर जोखा का हाथ पकड़ रखा होता है। तो योन की मदर जो होती है वो तो वाकई में उसके लिए परेशान होती है और उसे देखती वहां पर रोना शुरू कर देती है और कहते हैं कि योन तुम कहां पर चली गई थी। जबकि दूसरी तरफ हमारी जोखा की सेकंड मदर जो होती है वो उसकी तरफ देखती है कि जोखा भी उसके साथ है, तो वो भागती हुई नौटंकी करने के लिए आगे बढ़ती है। जोखा बहुत ज्यादा डर जाता है कि उसे मार पड़ने वाली है, लेकिन इसी के साथ ही मदर उसके पास पहुंच जाती है और कहती है कि ये क्या, तुम यहाँ पर तुम कहां पर चले गए थे? तुम्हारी ये हालत कैसे होगी? कहीं तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी? तुम कहां पर चले गए थे? तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। तुम यहाँ पर अगर जल्दी से घर वापस नहीं आते तो मैं पूरी रात यहाँ पर सो नहीं पाती। मैंने यहाँ पर अपने वॉरियर्स को भेजा तुम्हें ढूंढने के लिए। और साथ ही वो योन से कहते हैं कि मेरे बच्चे, लगता है कि तुम्हारा नाम योन है, तुम्हें यहाँ पर मेरे बच्चे ने बहुत ज्यादा तंग किया होगा। ये हमेशा से ऐसा ही है, ये पूरा दिन यहाँ पर से गायब हो जाता है और सारा दिन बाहर जाकर खेलता रहता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया से ढूंढ कर लाने के लिए। जब किसी के साथ ही हमारी योन जो होती है उसे वहां पर घूर कर देखती है और साइड के ऊपर से उसका सीनियर ब्रदर और मुबैक भी पहुंच जाते हैं। तो सीनियर ब्रदर कहता है कि योन तुम कहां पर चली गई थी? पूरा एक दिन हो गया और हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। तो तुम्हें यहाँ पर छत के ऊपर ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें छत के ऊपर चढ़ना बहुत ज्यादा शानदार, मुझे लगा शायद तुम किसी छत के ऊपर बैठी होगी। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर सीनियर ब्रदर जो था उसकी नजर हमारी योन के हाथ के ऊपर पड़ती है कि उसने जोखा का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा होता है और इस बात से वो काफी हैरान होता है और पीछे खड़ा मुबैक भी इस बात से काफी हैरान होता है। जब किसी के साथ ही हमारी योन जो होती है मुबैक की तरफ घूर कर देखती है तो मुबैक वहीं पर शर्माना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही मुबैक वहां पर देखता है कि उसने जोखा का हाथ पकड़ रखा है, वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। तो उसके बाद अब यहाँ पर बच्चे क्योंकि आ चुके हैं तो बच्चों को अंदर ले जाया जाएगा। तो मदर कहते हैं कि मैं योन को अंदर लेकर जा रही हूँ क्योंकि वो थक गई होगी। तो वो दोनों का हाथ छुड़वा देते हैं। तो वहां पर उन दोनों का हाथ तो छूट जाता है और उसी के साथ योन की मदर उसे कहती है कि अब छोड़ दो, उसकी माँ उसका ध्यान रख लेगी, तुम मेरे साथ आओ, हमें अंदर जाकर रेस्ट करने की जरूरत है। जबकि दूसरी तरफ जोखा की स्टेप मदर उसे कहते हैं कि हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें भी यहाँ पर रेस्ट करने की जरूरत है, तुम मेरे साथ आ जाओ। जैसे वो लोग वहां पर से गायब हो जाते हैं, इसी के साथ ही मदर गुस्से के साथ से कहती है कमीने कहीं के, शायद तुम भूल गए मैंने तुमसे क्या कहा था। मैंने कहा था कि मेहमानों की नजर से दूर रहना है। आज तुमने मेरी बातों को इग्नोर करना क्यों शुरू कर दिया? पहले सुबह तुमने सफाई नहीं की और उसके बाद अब तुमने यहाँ पर मेरी इस बात को भी इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ, इस वजह से। तो वो आगे से माफी मांगना शुरू कर देता है और इसी के साथ स्टेप मदर उसे कहती है कोई बात नहीं, अब जबकि वो कमीनी लड़की यहाँ पर से जा चुकी है तो अब यहाँ पर तुम्हें सजा देने का वक्त है। और इसी के साथ ही वो उसे वहां पर सजा देती है। तो अब यहाँ पर हमारी स्टोरी जो होती है वो थोड़ी सी फास्ट पेस के साथ आगे बढ़ती है। तो कहते हैं कि उसी साल के 7वें महीने मास्टर योन जो कि इस फैमिली के पैट्रियार्च हैं, वो सोते सोते ही अपने बिस्तर में वहीं पर मर गए। रात को सोए और सुबह के वक्त उठे ही नहीं। तो जैसे यहाँ पर पैट्रियार्च मरता है तो पैट्रियार्च के मरने के साथ ही मिस मीजो जो
जो है वो अपनी बेक फैमिली से काफी सारे वॉरियर्स को बुलाती है। वो 21 वॉरियर्स को बुलाती है और उन वॉरियर्स को यहाँ पर बुलाकर उनको पहरे पर लगा देती है, क्योंकि अब यहाँ पर पैट्रियार्च के मरने के बाद उनकी फैमिली थोड़ी सी वीक हो जाती है, लेकिन बेक फैमिली ने पूरी तरह से यहाँ पर इनकी फैमिली को टेक ओवर कर लिया है। और उसके बाद अब यहाँ पर मीजो जो है पूरी तरह से फैमिली की मैट्रियार्च बन चुकी है और उस पूरी फैमिली को वही संभाल रही है। मास्टर जियोन का बड़ा बेटा जिसका नाम मू बैक है, अब क्योंकि उससे फैमिली का पैट्रियार्च बनना है, लेकिन क्योंकि मू बैक इस वक्त नैमगोंग फैमिली में ट्रेनिंग के लिए चला गया है, वहां पर जाकर प्रैक्टिस करेगा। उसके पीछे पे एक मीजो है जो कि अब उसकी जगह के ऊपर पैट्रियार्च की गद्दी के ऊपर बैठी हुई है और फैमिली का पूरा कंट्रोल अब यहाँ पर बेक मीजो के पास है, जब तक कि उसका बेटा यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर में वापस नहीं आ जाता। तो अब हमारे जियोन जोखा का क्या होगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है बाप भी मर चुका है और ऊपर से मीजो पूरी फैमिली का कंट्रोल हासिल कर चुकी है, तो फिर अब यहाँ पर जियोन जोखा के साथ सबसे ज्यादा बुरा होना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है या फिर कुछ अच्छा होने वाला है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जोखा की स्टेप मदर जो होती है अब यहाँ पर फैमिली की नई मैट्रियार्च बन चुकी है और मैट्रियार्च बनने के बाद सबसे पहला काम वो ये करती है कि अपने पति के पूरा जो हाउस होता है, उसका जो रूम होता है जहाँ पर उसने अपने आप को लॉकअप किया था, उस रूम की तलाशी लेती है कि शायद उसे वहां पर से 9 हीवन स्वर्ड टेक्निक मिल जाए। वो उसकी फैमिली की स्पेशल टेक्निक जिसकी वजह से उसे मून स्प्लिटिंग स्वर्डमैन का टाइटल दिया गया था, लेकिन पूरी बिल्डिंग को छान मारने के बावजूद उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। वो उसकी सारी बुक्स को देख लेती है, उसके सारे बॉक्सेस को चेक कर लेती है, तो वहां पर सर्वेंट उसे कहता है कि मैडम हमें यहाँ पर कुछ भी खास नहीं मिला। तो मैडम काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि क्या वाकई में तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, क्या तुमने हर एक जगह को चेक किया? तो वो कहता है जी मैडम हमने हर एक कॉर्नर को चेक कर लिया है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाया। हमने हर एक ऐसी जगह को चेक किया जहाँ पर सीक्रेट टेक्निक्स को छुपाया जा सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो ये बात सुनने के बाद मैडम काफी ज्यादा गुस्सा आती है और कहती है कि ये क्या बकवास हो रही है। मेरे हस्बैंड के पास एक एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक थी, 9 हीवन स्वर्ड टेक्निक, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस था और उसने कभी डीमन किंग को हराया था। फिर यहाँ पर वो टेक्निक कहाँ पर चली गई? वो ऐसे कैसे मर सकता है? वो कमीना इंसान खुद तो यहाँ पर मर गया, लेकिन अपने बच्चों के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गया। तो इसी के साथ ही उस गार्ड से कहता है मैडम प्लीज हमें माफ करिएगा, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। मैडम मीजो को काफी ज्यादा गुस्से में होती है, तो वो उन्हें कहती है कि अपनी फैमिली की दीवार के काफी ज्यादा दूर जाकर, यानी फैमिली मैनर का जो मेन मैनर है उससे काफी दूर जाकर एक वेयर हाउस बनाओ और उस वेयर हाउस के अंदर जाकर ये सारे का सारा कूड़ा कबार फेंक दो। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति का कोई भी सामान यहाँ पर रह जाए। इस सारे कचरे को उठा जाकर उसके अंदर स्टोर कर दो ताकि कोई दोबारा जाकर उसको ना ओपन कर सके। ऐसी जगह के ऊपर उस वेयर हाउस को बनाओ जहां पर कोई आता जाता ना हो। तो वो लोग कहते हैं जी मैडम हम लोग अभी जहाँ सारे का सारा सामान उठा लेते हैं। और इसी के साथ ही वो वॉरियर बाहर निकलकर अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से जाओ जाकर एक एनेक्स बिल्डिंग बनाओ। हम लोग मैडम चाहती है कि एक एनेक्स बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग बनाओ जो कि जहां से काफी ज्यादा दूर हो, जहां पर मैडम की नजर भी ना जाए, और सारे सामान को उठाकर वहां पर रख दो। इसी के साथ जब वो जाने लगते हैं तो मैडम उनसे कहती है कि उस कमीने को भी वहां पर लेकर जाओ। अब जबकि तुम यहाँ पर मेरे पति की सारी चीजों को वहां पर रखने वाले हो, तो उस कमीने को भी वहां पर ले जाओ। उसे देखते मुझे यहाँ पर अपने पति की याद आ जाती है, इसलिए यहाँ पर उस बच्चे को भी उसी वेयर हाउस के अंदर बंद कर दो और तब तक उसे वहां पर बंद रखो जब तक कि मैं उसे निकालने का कहती नहीं हूँ, और वहीं पर उसे खाना पीना देते रहना जब तक वह मर नहीं जाता, तब तक उसे बाहर मत निकालना। तो गार्ड जो होते हैं उसकी बात सुनने के बाद हैरान तो होते हैं, लेकिन साथ ही बॉर्डर्स को तो फॉलो करना पड़ेगा। तो वो लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं, वो वहां पर से काफी ज्यादा दूर होती है, यानी फैमिली के मेन हाउस से काफी ज्यादा दूर एक बिल्डिंग बनाते हैं और उसी के साथ ही वहां पर हमारे जोखा को भी फेंक देते हैं। उसके फादर का सारा सामान और साथ में जोखा को उस रूम के अंदर फेंक दिया जाता है। तो जोखा उनसे कहता है कि मैंने तो अब कुछ किया भी नहीं, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, मुझे यहाँ पर क्यों डाला जा रहा है। तो कार्ड उसे कहते हैं कि आज के बाद से तुम अपनी सारी जिंदगी यहीं पर इसी डार्क रूम के अंदर ही रहने वाले हो, यहीं पर खाओगे पियोगे मूतोगे और इसके अलावा यहीं पर से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। साथ ही वो गार्ड उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ऊपर से ऑर्डर्स मिले, हम लोग ये करना तो नहीं चाहते तुम्हारे जैसे बच्चे के साथ, लेकिन अफसोस कि हमें ये करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो उनसे कह रहा था मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर इस अंधेरे में कैसे रहूंगा, मैं इस जगह के ऊपर नहीं रह पाऊंगा। तो वो उसे कहते हैं प्लीज बच्चे आप माफ करना, ये सब कुछ तुम्हारे फादर की वजह से हो रहा है। और साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हारे फादर की सभी चीजें यहाँ पर तुम्हारे पास है, तुमने कभी अपने फादर को देखा नहीं होगा और ना ही तुम्हारे फादर ने कभी तुम्हें देखा है, लेकिन उसका सारे का सारा सामान यहाँ पर तुम्हारे पास पड़ा है, क्योंकि मैडम ने उसके रूम के अंदर से सारे का सारा सामान निकाल कर यहाँ पर फेंक दिया है। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है बेचारा वहीं पर परेशान होकर बैठा होता है, दरवाजा बंद हो जाता है, वो अंधेरे में वहां पर रो रहा होता है कि प्लीज मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है। और इसी के साथ उसे साइड के ऊपर से आवाजें आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक अंधेरा कमरा और है तो वो एक छोटा बच्चा ही, तो बेचारा काफी ज्यादा डर जाता है। तो वहां पर फिर से वो सहम कर बैठ जाता है, वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया और मैं यहाँ पर कितनी देर से हूँ, मुझे कब तक यहाँ पर रहना है। तो दिन गुजरते जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर दिन गुजरता है। अगले दिन सुबह होती है, उसे खाना दिया जाता है। सुबह के वक्त वहां पर शेड के अंदर एक छोटा सा एक क्या कह ले एक छोटा सा होल होता है, जहां पर से वो लोग उसके लिए खाना अंदर फेंकते
होते हैं तो उसे खाना दिया जाता है और उसे कहता है कि जल्दी से खाना खा लो। तो ये समझ लो कि सिर्फ एक आलू और साथ में थोड़ा सा पानी उसे दिया जाता है और वो कहता है कि मैं इसे खा सकता हूँ, ये खाने लायक तो नहीं है। फिर साथ ही उसे उठाता है और उसे खाता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा गंदा है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर सिर्फ इतना ही मिलने वाला है तो फिर मैं इसे ज़ाया क्यों करूँ। तो जब वो वहाँ पर बैठा बैठा खाना खा रहा था, इसी के साथ उसे सामने वहाँ पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। तो वो कहता है कि वहाँ पर अभी भी कुछ चमका था, अभी भी वहाँ पर कुछ चमका, वहाँ पर क्या था। तो वो अपना खाना वहीं पर रखता है और जल्दी से भागता हुआ सामान की तरफ आगे बढ़ता है। तो वहाँ पर सामान के ढेर के बीच में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया था। तो वो कहता है कि यहाँ पर कुछ तो था, मैंने अभी भी यहाँ पर देखा था। तुम्हारा जोखा जो होता है जैसे ही वहाँ पर कॉर्नर में पहुंचता है तो वहाँ पर अलमारियों के पीछे उसे कुछ दिखाई देता है, उसके ऊपर कपड़ा होता है, उस कपड़े को हटाता है तो पीछे से एक आईना निकल आता है। तो वहाँ पर दीवार के साथ टेक लगा हुआ एक शीशा पड़ा होता है। तो वो शीशे को देखता है और कहता है कि ये तो बस एक शीशा है, लगता है कि बाहर से आने वाली रोशनी की वजह से इसके ऊपर रिफ्लेक्शन हुआ था जिसकी वजह से ये चमक रहा था, लेकिन ये इतना ज्यादा गंदा क्यों है। और इसी के साथ ही हमारा जीवन जोखा जो होता है वहां पर अपना हाथ मारता है और उस शीशे को साफ करता है। जब वो शीशे को साफ करता है तो वहां पर उसे सामने अपना रिफ्लेक्स दिखाई देता है। तो दूसरी तरफ भी वहां पर वही होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है शीशा तो शीशे में वही अपना इमेज ही देखेगा। तो वो कहता है ये तो मैं ही हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर छोड़ दिया गया। वो अपने आप को देखकर कह रहा होता है कि क्या तुम्हें भी यहाँ पर छोड़ दिया गया, क्या तुम्हें भी यहाँ पर जगह के पर बंद कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जोखा जो होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ से आईने में जो लड़का होता है वो अलग रिएक्शन दे रहा होता है। जिसने अपना हाथ शीशे के ऊपर रखा होता है लेकिन उसने अपना हाथ नीचे कर लिया होता है और साथ ही वो स्माइल देता है। जैसे वो स्माइल करता है तो हमारा जीवन जोखा जो होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये क्या, ये तो एक भूत है। और वो चिल्लाकर कहता है कोई तो अंदर आओ, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ पर से बाहर निकालो, यहाँ पर भूत है। जबकि बाहर जो गार्ड पहरे पर खड़ा होता है वो कहता है कि ये क्या, लगता है कि खिजां का मौसम स्टार्ट होने वाला है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ महीने गुजरते हैं तो बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। तो जब बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है तो अंदर जो गार्ड्स, सॉरी बाहर जो गार्ड्स होते हैं वो लोग सोच रहे होते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर बर्फ पड़ रही है और अंदर भी बहुत ज्यादा ठंड हो गई होगी। उस लड़के को तो हमने कोई भी कंबल या फिर कोई भी चीज ऐसी नहीं दी जिसकी वजह से वो अपने आप को गर्म रख सके, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़का यहाँ पर मर जाएगा। मुझे लगता है कि उस लड़के को यहाँ पर बंद किए हुए 2 महीने तो हो चुके हैं और हमें बहुत ही जल्दी उसकी डेड बॉडी को अंदर से निकालना पड़ेगा। तो दूसरा गार्ड उसे कहता है क्या वो अभी तक जिंदा है। तो पहला गार्ड उसे कहता है हाँ जिंदा है, इसीलिए तो यहाँ पर रोजाना खाना खत्म हो जाता है, जब हम उसे खाना देते हैं तो वो खाना खा जाता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि वो कम से कम अभी तक तो जिंदा है, लेकिन लगता नहीं है कि वो सर्दियां निकाल पाएगा। तो दूसरा गार्ड उसे कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये सर्दी की वजह से हमारे पास पूरे इक्विपमेंट्स है लेकिन फिर भी हमें इतनी ठंड लग रही है। अगर वो लड़का मर जाता है तो फिर हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, हमें यहाँ पर ठंड में इस जगह के पर ड्यूटी नहीं करना पड़ेगी। हमें यहाँ पर पैरे के पर खड़ा किया गया है, जबकि यहाँ पर इस कमरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को बंद किया गया है। तो पहला गार्ड उसे कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो लड़का मर जाएगा, क्योंकि देखो जरा उसका खाना कितना ज्यादा कम हो चुका है। पहले उसे यहाँ पर 3 टाइम का खाना दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर यही एक आलू से सिर्फ एक ही टाइम में दिया जाता है। मैट्रियाज ने कहा है कि उसे खाना कम कर दिया, उसका खाना कम कर दो। वो चाहती है कि बस किसी तरह से वो लड़का मर जाए और उसे जान छूट जाए, क्योंकि वो अपने बेटे को यहाँ पर पैट्रियाज बनाना चाहती है और वो नहीं चाहती कि उसके साथ कंपीट करने के लिए उसकी सेकंड वाइफ का बच्चा यहाँ पर आए। जबकि इसी के साथ ही में अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर माँ जोखा जो होता है वो वहाँ पर डरा सहमा बैठा होता है और साथ ही वो कहता है कि मैं जहाँ पर पहली बार उसे देखकर डर गया था, जब मैंने आईने को देखा कि वहाँ पर आईने के अंदर जो दूसरा जोखा यानी जो मेरा रूप है वो आगे से अलग हरकतें कर रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। लेकिन जब मैंने यहाँ पर कुछ दिन गुजारे तो मुझे इतना पता चल गया कि वो आईने से बाहर नहीं निकल सकता, तो अब मुझे उससे भी डर नहीं लगता। यानी कि अब मैं यहाँ पर उसे डरता नहीं हूँ, मुझे पता है कि वो आईने से बाहर नहीं आ सकता। तो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों डरा रहे हो, और वैसे भी अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं तुमसे डर सकूं, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी मरने वाला हूँ, मैं बहुत ज्यादा बुरी तरह से बीमार हो चुका हूँ। या तो मैं यहाँ पर भूख की वजह से मर जाऊंगा या फिर मैं ठंड की वजह से मर जाऊंगा। तो तुम यहाँ पर आईने में खड़े होकर क्यों इस तरह की एक्टिंग कर रहे हो, जैसे कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें डराने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसी के साथ ही आईने वाला जो लड़का होता है वो भी आगे से वहां पर खामोश हो जाता है, क्योंकि जब वो सुनता है कि इसने कहा कि ये मरने वाला है, जो उदास है। तो इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है वहीं पर अपने आईने के अंदर अपने आसपास देखता है, तो वहीं पर आईने के अंदर से वो एक लकड़ी उठा लेता है। उस लकड़ी को उठाने के बाद हमारे जोखा की तरफ देखता है और उसे दिखा रहा होता है, उसे लकड़ी दिखाते हुए वहां पर कुछ इशारे करता है जैसे कि वो मार्शल आर्ट्स परफॉर्म कर रहा हो। तुम्हारा जोखा उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अब ये बेवकूफ यहाँ पर क्या कर रहा है, ये आईने वाला जोखा कर क्या रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो लकड़ी के साथ ऐसे क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जोखा की फाइनली किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि आईने वाला जो लड़का है उसे मार्शल आर्ट सिखाने वाला है।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर शीशे के अंदर जो जोखा होता है वो अपने पास से एक लकड़ी उठाता है और वहीं पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वो लकड़ी उठाकर उसे घुमा रहा होता है और ऐसे लगता है जैसे कि वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा हो, तलवार को घुमा रहा हो। तो हमारा जो जियोन जोखा होता है वो पहले तो ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि क्या ये यहाँ पर लकड़ी के साथ कोई डांस कर रहा है, लेकिन ये ऐसा क्यों करेगा। फिर साथ ही वो कहता है खैर जो भी करता रहे, मुझे इससे क्या, मुझे यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले तो वो यहाँ पर काफी सरप्राइज होता है क्योंकि जब उसने उसे डराना शुरू कर दिया था और जब उसे पता चला कि वो शीशे के अंदर से बाहर नहीं निकल सकता, तो उसके बाद से हमारे जोखा ने उसे डरना बंद कर दिया है क्योंकि उसे पता है कि वो शीशे के अंदर ही रहने वाला, शीशे के अंदर से बाहर नहीं निकलेगा। और अब यहाँ पर उसने अजीब सी एक्टिंग करना शुरू कर दी है। अब जबकि यहाँ पर 1 महीने 2 महीने गुजर चुके हैं और जहाँ पर हमारा जोखा उसे डर नहीं रहा, तो अब उसने लकड़ी उठाकर यहाँ पर कुछ अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दी हैं। इसी के साथ ही हमारा जोखा जो होता है जब वहाँ पर गौर से देखता है कि वो अपनी लकड़ी को जब घुमाता है तो उसके अंदर से काफी पावरफुल फोर्स निकलती है। तो हमारा जोखा जो होता है वहाँ पर उसको मूवमेंट्स करते हुए देख रहा होता है और इसी के साथ ही वो काफी हैरान होता है और कहता है कि मैं इस तरह की मूवमेंट्स को पहले भी देख चुका हूँ। इस तरह की मूवमेंट्स तो काफी ज्यादा फेमिलियर लगती हैं। ये तो तब होती हैं जब यहाँ पर मैंने अपने ब्रदर को देखा था, मेरा ब्रदर जब ट्रेनिंग कर रहा था। तो इसी के साथ ही वो मूवबैक की ट्रेनिंग को याद करता है कि जब वो तलवारबाजी की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, यानी कि वहां पर सफाई करते वक्त उसने बच्चों को ट्रेनिंग करते हुए देखा है। तो वो कहता है ये तो 9 हीवन स्वर्ड आर्ट्स है। इसका मतलब यह है कि ये आईने के अंदर जो बंदा है वो यहाँ पर मुझे 9 हीवन स्वर्ड आर्ट्स के बारे में बता रहा है, लेकिन ये यहाँ पर 9 हीवन स्वर्ड आर्ट्स के बारे में कैसे जानता है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसके स्टैंस को ही देखकर बता सकता हूँ। जिस तरह से इसने डंडे को अपने हाथ में पकड़ रखा, जिस तरह से यहाँ पर खड़ा है, ये यहाँ पर मार्शल आर्ट्स परफॉर्म कर रहा है और ये हमारी क्लैन की मार्शल आर्ट्स हैं। तो हमारा जोखा जो होता है वहां पर बैठे बैठे सोच रहा होता है, उसे एक बात याद आती है कि वहां पर जब ट्रेनिंग हो रही थी तो वहां पर मूवबैक के टीचर ने उससे कहा था कि अगर हम में से कोई यहाँ पर 9 ह्यूमन स्वर्ड एनर्जी को गैदर कर लेते हैं, तुम्हारी कोर के अंदर से एनर्जी क्रिएट होती है। वो एनर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी को वार्म फीलिंग देती है, जिसकी वजह से हम लोग ठंड के अंदर भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो जैसे वो इस बात को याद करता है तो वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे याद आ गया, जब हम लोग यहाँ पर इस एनर्जी की मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर कोर एनर्जी क्रिएट होगी और वो कोर एनर्जी हमारी बॉडी को गर्म कर सकती है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी आर्ट्स को फॉलो करता हूँ, अगर मैं इस आईने के बंदे वाले को फॉलो करता हूँ, इसके मूवमेंट्स को, तो फिर मैं भी 9 ह्यूमन आर्ट्स को मास्टर कर लूंगा और उसके साथ मैं यहाँ पर सर्दी से बच सकता हूँ, वरना मैं तो यहाँ पर इस सर्दी से ही मर जाऊंगा। क्योंकि हमारे जोखा ने यहाँ पर सब कुछ देखा था, कैसे यहाँ पर मूवबैक अपनी बॉडी के अंदर से हीट क्रिएट कर रहा था। तो हमारा जोखा जो होता है वो भी उठकर खड़ा हो जाता है और वहाँ पर आसपास ढूंढना शुरू कर देता है। तो मिरर वाला जोखा देख रहा होता है कि ये क्या करने वाला है। तो हमारा जोखा जो होता है इसी के साथ ही वहाँ पर से एक डंडा उठा लेता है, दोनों के पास अब यहाँ पर डंडा, और हमारा जोखा जो होता है उसके मूवमेंट्स को कॉपी कर रहा होता है। तो अंदर वाला जोखा जो होता है वो भी वहाँ पर उसकी तरफ देख रहा होता है कि वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कम से कम ऐसा करने से, मैं इसे फॉलो करने से अपने आप को ठंड से तो बचा सकता हूँ। चलो भूख से तो मरने से रहा, लेकिन मैं यहाँ पर ठंड से तो नहीं मरूंगा। और इसी के साथ ही वो देख रहा होता है कि कैसे वो यहाँ पर मूवमेंट्स कर रहा है। तो वो कहता है कम से कम ये तो है तो 9 ह्यूमन आर्ट्स, जो 9 ह्यूमन आर्ट्स हमारी फैमिली की आर्ट्स है। हमारा जोखा जैसे ही वहां पर ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, इसी के साथ ही वो मुंह के बल ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर है। तो आईने वाला लड़का जो होता है वो हंसना शुरू कर देता है और इसी के साथ ही हमारा जोखा उसे कहता है कमीने कहीं कि मेरे ऊपर हंसो मत, मैं जल्दी से इसको मास्टर कर लूंगा। तो फिर वक्त गुजरता है, काफी वक्त गुजरने के बाद हमारा जोखा जो होता है वहां पर फाइनली पहले स्टेप्स को मास्टर कर लेता है। जब वो पहले स्टेप्स को वहां पर परफॉर्म करता है तो आईने वाला जोखा जो होता है वो उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। हमारा जोखा उसे कहता है कि मैंने कर लिया, अब मुझे यहाँ पर ठंड नहीं लग रही, अब मेरी बॉडी के अंदर कोर एनर्जी क्रिएट हो है क्योंकि उसने पहले जितने भी स्टेप्स हैं उन सभी को परफॉर्म कर लिया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर वो एक मार्शल आर्टिस्ट बनता जा रहा है। लेकिन उसकी बॉडी के अंदर उसकी कोर एनर्जी जो है उसे गर्म कर रही है। तो हमारा जोखा जो होता है जैसे वहां पर अपनी कोर एनर्जी को रिलीज करता है और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर जाने लगता है। तो आईने वाला जोखा काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। फिर साथ ही वहां पर वो अपने डंडे को सामने की तरफ करते हुए अपनी बॉडी के अंदर जबरदस्त की पावर को रिलीज करता है, जो कि रेज की पावर होती है। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर इस लेवल तक इसको मास्टर नहीं कर सकता, ना ही अपनी बॉडी से इस तरह की एनर्जी को निकाल सकता हूँ, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें इसलिए फॉलो कर रहा था ताकि मैं यहाँ पर अपने आप को ठंड से बचा सकूं, यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी है और मेरे पास कोई कंबल वगैरह नहीं है। तो उसी के साथ ही हमारा जोखा जो होता है अपने डंडे को फेंक देता है और उसे कहता है कि अब तो मैं तो बड़े आराम से जाकर सोने वाला हूँ, क्योंकि अब मुझे ठंड नहीं लगेगी, अब मुझे यहाँ पर ठंड की वजह से मरने की फिक्र नहीं है, अब मैं जाकर बड़े आराम से बैठ जाऊंगा। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इतना सिखाने के लिए, अब यहाँ पर जाओ तुम भी जाकर आराम करो, अगर तुमने मुझे यहाँ पर बार बार तंग किया तो फिर मैं शीशे को उल्टा कर दूंगा।
दूंगा, दीवार की तरफ कर दूंगा, फिर तुम मुझे देख नहीं पाओगे। लेकिन इसी के साथ ही वो आईने वाला जोखा जो होता है वहीं पर से एक नई आर्ट को यूज करता है, यानी 9 ह्यूमन स्वॉर्ड आर्ट के अगले लेवल को परफॉर्म करता है। जब वो अगले लेवल को परफॉर्म करके उसे दिखाता है तो हमारा जोखा वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। इसने अभी तक मुझे जो मूवमेंट्स दिखाई थी वो सारी की सारी तो बस साम सी मूवमेंट्स थी, लेकिन अब ये जो कुछ भी कर रहा है ये वाले मूवमेंट्स मैंने पहले कभी नहीं देखे। चाहता कि मैंने मूव बैक कभी इनको मास्टर करते हुए नहीं देखा। फिर साथ ही वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर मुझे 9 ह्यूमन स्वॉर्ड आर्ट को सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे ओरिजिनल 9 ह्यूमन आर्ट सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे वहां पर वो आईने वाला लड़का जो होता है उस आर्ट को परफॉर्म करता है तो हमारा जीवन जोखा उससे कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ देखने के बाद कहूंगा कि तुम मुझे सिखा दो। तो अंदर वाला जो जोखा होता है वो आगे से कुछ भी नहीं बोलता, बस उसे मार्शल आर्ट सिखाता है। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि मुझे मार्शल आर्ट सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए फॉलो किया था क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को गर्म करना चाहता था ठंड से बचने के लिए। इसके अलावा मुझे मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी नहीं है और तुम्हारी जो मूवमेंट्स है ये काफी ज्यादा टफ लुकिंग लग रही है, मैं इनको परफॉर्म नहीं कर सकता। तो जैसे वो इतनी बात करता है आईने वाला जोखा जो होता है आगे से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम ये नहीं कर सकते, और वो हंस रहा होता है। तो जब वो उसका मजाक उड़ाता है तुम्हारा जोखा जो होता है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा मजाक उड़ाने की। तो वो फिर से जाकर अपनी स्टिक को उठाता है और कहता है कि अब देखना मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा, चाहे मुझे कितना ही समय क्यों ना लगे, लेकिन मैं इस कम्प्लेक्स मार्शल आर्ट्स को जरूर परफॉर्म करके दिखाऊंगा। मुझे दिखाओ कि तुमने कैसे कैसे किया था। तो उसी के साथ ही वहां पर फिर से वक्त गुजरता जाता है, सर्दियां खत्म हो जाती हैं और सर्दियां खत्म होने तक हमारा जोखा जो होता है उसने अपनी आर्ट्स को पहले से काफी ज्यादा बेहतर बना लिया है, यानी कि उसने अगले लेवल तक अपने आप को पहुंचा लिया है और उसकी आर्ट्स पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई हैं। तुम्हारा जोखा कहता है कि मैंने जहां पर उसकी सारी मूवमेंट्स को कॉपी कर लिया है, लेकिन जैसे ही मैं जहां पर एक मूवमेंट को कॉपी कर लेता हूं वो मुझे कुछ नई बात बताना शुरू कर देता है, यानी कि इसके अलावा जहां पर वो कोई नई टेक्निक्स निकाल कर ले आता है। और जब वो जहां पर ऐसी टेक्निक को परफॉर्म करता है तो मैं देखने के बाद कहता हूं कि ऐसा मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब वो जो परफॉर्म कर रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। तो इसी के साथ वो फिर से मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और मैं फिर से वहां पर उसकी बात को मानना शुरू कर देता हूं, यानी कि मैं उसकी मूवमेंट्स को कॉपी करना शुरू कर देता हूं, क्योंकि हर बार वो ऐसा ही करता है, वो मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। तो इसी के साथ जब वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है तो हमारा जोखा वहीं पर बैठ जाता है, कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैंने जितना सीखना था मैंने सीख लिया, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जानबूझकर मुझे यहाँ पर कुछ कम स्टेप सिखा रहे हो जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा। हमारा जोखा वहीं पर बैठ जाता और हिसाब लगा रहा था और कहता है कि मैंने अपने ब्रदर मूवबैक को इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देखा है, लेकिन उसके पास भी ये कंप्लीट आर्ट नहीं है, लेकिन इसने मुझे जो भी मूवमेंट्स दिखाई हैं वो सारी की सारी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। मैंने उन सभी मूवमेंट्स को कॉपी तो किया है, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर इसको एडवांस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहा, मैं यहाँ पर एडवांस लेवल तक पहुंच नहीं पा रहा, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है और मैंने यहाँ पर इन मूवमेंट्स को पहले कभी देखा भी नहीं है। तो मैं जोखा सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जानबूझकर मुझसे कोई बात छुपा रहा है, इसने यहाँ पर कुछ स्टेप्स को छुपाया होगा। तो मैं जोखा उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर कुछ पार्ट्स को इसमें से छुपा रहे हो ताकि मैं इसको ठीक से मास्टर ना कर पाऊं। तो आईने वाला जोखा जो होता है वो उसे घूर घूर कर देख रहा होता है और हमारा जॉन कहता है मुझे पता था कि तुम यहाँ पर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो इसी के साथ ही वो आईने वाला लड़का हंसना शुरू कर देता है। तो जोखा उठकर खड़ा होता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही कमीने निकले, मैं जहाँ पर तुम्हें फॉलो कर रहा था और तुम्हारी इस टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने जहाँ पर मेरे साथ गेम खेली, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा जोखा जो होता है एक बड़ा सा कपड़ा लेता है और आईने को पूरी तरह से ढक देता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जोखा कभी यहाँ पर 9 ह्यूमन स्वॉर्ड आर्ट को कंप्लीटली मास्टर कर पाएगा और क्या वो एक मार्शल मास्टर बन पाएगा या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, राइज ऑफ द ह्यूमन लॉर्ड के एपिसोड 07 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जोखा जो होता है वहां पर से कपड़ा उठाता है और उस मिरर को पूरी तरह से ढक देता है और आईने से कहता है कि आज के बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं सीखने वाला क्योंकि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। लेकिन इसी के साथ ही वो आईने वाला लड़का जो होता है वहीं पर से नीचे की तरफ झुकता है जहां पर से थोड़ा सा आईना जो होता है वो कपड़े के साथ ढका हुआ नहीं होता। तो वो उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर इसको हटाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम्हारा जॉन उसे कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर मुझे सिखाओगे। तो वो आगे से सर हिलाता है और उसे कहता है हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो इसी के साथ ही माँ जोखा जो होता है वहां पर से कपड़ा हटा देता है। कपड़ा हटाने के बाद माँ जोखा उसे कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर मुझसे झूठ बोला तो फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हें कवर कर दूंगा या फिर तुम्हारा चेहरा दूसरी तरफ घुमा दूंगा। तो इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है कि अब जरा गौर से देखो और वो उसे ऊपर की तरफ इशारा करता है। तो उस आईने के ऊपर वहां पर वर्ड्स लिखे आते हैं, वहां पर पूरे 900 कैरेक्टर्स लिखे आते हैं जो कि इस मार्शल आर्ट्स की बेस होती है। तो हमारा जोखा जो होता है वर्ड्स को वहां पर पढ़ना स्टार्ट करता है। ये वो वक्त है जब यहाँ पर उस स्पेशल टेक्निक के बारे में उसे पता चलता है कि इस टेक्निक का नाम क्या है।
इससे यहाँ पर पता चलता है कि ट्रू इसको मिरर ऑफ जूटियान फेरी कहा जाता है। जूटियान फेरी यहाँ पर उसे सिखा रही है, उसे ये स्पेशल टेक्निक सिखा रही है और उन वर्ड्स को देखने के बाद उसके अंदर कुछ यहाँ पर चेंज होता है। वो सारे के सारे वर्ड्स उसके माइंड में वहाँ पर सेव हो जाते हैं और उन सभी वर्ड्स को पढ़ने के बाद जो मार्शल आर्ट्स कंप्लीटली अब यहाँ पर उसकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन इसको प्रैक्टिस करने में भी यहाँ पर बहुत वक्त लगने वाला है, यानी बहुत सारे साल लगने वाले हैं। तो 9 हिमनली स्वर्ड आर्ट एक बहुत ही पावरफुल स्वर्ड आर्ट है। अगर इसको कंप्लीटली मास्टर कर लिया जाए तो इसके साथ वो एक हिमनली लॉर्ड बन सकता है। तो हमारा जॉन या जोखा जो होता है वहाँ पर उस टेक्निक के सारे वर्ड्स को पढ़ना शुरू करता है और साथ ही वो सोच रहा होता है कि अपनी सारी जिंदगी उसने यहाँ पर एक बहुत ही खराब जिंदगी गुजारी है। अभी तक जितनी जिंदगी उसकी गुजरी है वो सारी की सारी मिजरी में गुजरी है, लेकिन अब यहाँ पर वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। एक वेयर हाउस में जहाँ पर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया, एक ऐसा वेयर हाउस जहाँ पर उसे इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो वहाँ से मर जाएगा और उसे उठाकर ठिकाने लगा दिया जाएगा। लेकिन अब वो यहाँ पर उसे अपनी किस्मत को बदलने वाला है। उसे जूटियान मिरर मिल चुका है जो कि उसके फादर ने कभी इस मिरर की मदद से अपनी स्पेशल टेक्निक को सीखा था। तो इसी के साथ ही बाहर का भी सीन दिखाता है कि गार्ड्स जो होते हैं उसे डेली वहाँ पर खाना दे रहे होते हैं और खाना खत्म हो जाता है, वो अपना खाना खा रहा होता है। तो मैडम यहाँ पर कभी कभी आती हैं ये पूछने के लिए क्या ये लड़का मर गया, लेकिन वहाँ पर उसे यही बैड न्यूज मिलती है कि नहीं, वो लड़का अभी तक जिंदा है, वो अपना खाना खत्म कर रहा है। तो उन लोगों को यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया ही नहीं था कि 9 हीवन स्वर्ड टेक्निक जो कि यहाँ पर मास्टर जॉन जो कि पैट्रियार्च थे इस फैमिली के, उसके मरने के साथ ही कहीं गायब हो गया, यानी कि खत्म हो गया। अब यहाँ पर वो पास डाउन नहीं किया जा सकता था, वो एक मिरर के जरिए से यहाँ पर उसके एक बेटे को दिया जा रहा है। और इसी के साथ ही टाइम जो होता है बड़ी तेजी के साथ गुजर जाता है, जहाँ तक कि टाइम गुजरते गुजरते पूरे 10 साल गुजर जाते हैं। हमारा छोटा सा जोखा जो कि उस वेयर हाउस में बंद किया गया था, अब यहाँ पर 10 साल के बाद काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और वो अपनी मार्शल आर्ट्स में भी काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। उसने डेली अपनी ट्रेनिंग की, अपनी बॉडी को बेहतर बनाया, अपनी कल्टीवेशन, अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स को बेहतर बनाया और यहाँ तक कि उसने अपने आप को काफी ज्यादा बेहतर और एक मार्शल मास्टर बना लिया है। तो आने वाला लड़का जो होता है वो तो सेम एज में रहता है, जबकि हमारा जोखा जो होता है यहाँ पर काफी ज्यादा लंबा और बड़ा हो चुका है। उसने यहाँ पर अपनी आर्ट्स को बहुत ज्यादा बेहतर बना लिया और फाइनली जब वहां पर अपनी आर्ट्स को आखिरी बार परफॉर्म करता है तो इसी के साथ ही आने वाला लड़का जो होता है वो उसे देखकर कहता है कि तुमने इसे कर लिया, तुमने इसे कंप्लीटली मास्टर कर लिया है। तुम्हारा जोखा जो होता है वहां पर अपनी फाइनल फॉर्म को एक्टिवेट करता है और उस फाइनल फॉर्म के साथ जब वहां पर प्रैक्टिस करता है तो उसके बाद कहता है लो मैंने यहाँ पर कर लिया, मैंने तुम्हारी एग्जैक्ट सेम मूवमेंट्स को कॉपी करना सीख लिया, अब मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसा बन चुका हूँ। तो इसी के साथ ही यहाँ पर दूसरी तरफ लो यांग का सीन दिखाते हैं 10 साल के बाद। अब यहाँ पर उनका बेटा मोबैक जो है वो वापस आने वाला है, मिस जॉन भी उसके साथ ही होंगी, तो वो सभी लोग अब यहाँ पर वापस आए। तो मोबैक जैसे ही वहां पर वापस उतरता है तो वो कहता है पूरे 10 साल के बाद मैं घर वापस आया हूँ। तो उसकी मदर भागती हुई अंदर से निकल कर आती है और कहते हैं मेरा बेटा मोबैक देखो तो जरा मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है, तुम तो अब यहाँ पर बिल्कुल एक परफेक्ट मर्द लग रहे हो, तुम फैमिली के पैट्रियार्च बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हो। उसका छोटा भाई और उसकी बहन भी अंदर से निकल कर आते हैं और वो लोग भी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उनका बड़ा भाई वापस आ गया है। तो जियोन मोबैक जो होता है वहां पर बाहर निकलने के बाद अपनी माँ को ग्रीट करता है और कहता है कि 10 साल तक मैंने ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मैं अपनी माँ को ग्रीट करता हूँ। तो उसकी माँ उसे कहती है कि मेरे बच्चे मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा फख्र है और साथ ही वो उसके साथ चिपककर वहां पर रोना शुरू कर देती है और कहती है मेरे बच्चे तुमने यहाँ पर हमारे मैनर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, जबकि तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़के बन चुके हो तो बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पर हमारी फैमिली के पैट्रियार्च बनने के बाद हमारी फैमिली वारियोंग मैनर का नाम पूरी दुनिया में रोशन करोगे। साथ ही मदर उसे कहती है कि मैं यहाँ पर सारा ध्यान तुम्हारे पर दे दिया, मैं तो साइड के पर देख ही नहीं पाई। तो वहां पर उसके साथ सीनियर ब्रदर भी होते हैं और साथ ही योन भी होती है। तो वो उसे कहती है कि यहाँ पर हमारे साथ तो मेहमान भी आए हैं, जो न्यामकोंग फैमिली का सीनियर ब्रदर और साथ में उसकी बहन दोनों आए हैं। तो वो उसे कहती है देखो तो जरा तुम पहले से कितने ज्यादा बड़े हो गए हो, 10 साल के बाद तुम यहाँ पर पहले से ज्यादा मैच्योर और साथ में तुम काफी स्ट्रॉन्गर भी हो गए हो। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि आजकल तो तुम्हारा नाम जहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है, अजूरे क्लाउड स्वर्ड के नाम से तुम कुछ ज्यादा ही फेमस हो। फिर साथ ही वो साइड के पर मिस जॉन की तरफ देखती है और कहती है कि और लड़की देखो 10 साल पहले तुम कितनी छोटी सी हुआ करती थी और अब देखो तुम कितनी ज्यादा बड़ी हो गई हो, और सिर्फ बड़ी नहीं हुई बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, तुम्हारे सामने तो यहाँ पर फूल भी शर्मा जाएंगे। और साथ ही वो उनसे कहती है कि तुम सभी लोग एक लंबा सफर तय करके आए हो, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ, तुम सभी लोग आकर पहले रेस्ट कर लो और उसके बाद मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना भी है। फिर साथ ही वो उसे कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुम लोगों के फादर कैसे हैं। तो हमारा जो अजूरे क्लाउड स्वर्ड होता है उसे कहता है कि फादर बिल्कुल ठीक है और हेल्दी है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है अच्छी बात है। जबकि हमारी योन जो होती है आसपास वहां पर जोखा को ढूंढ रही होती है, तो हमारी योन जो होती है वहीं पर से आगे की तरफ अंदर चली जाती है जहां पर उन्हें रेस्ट करना है। तो इस बात से मिस मीजो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तो अजूरे क्लाउड स्वर्ड उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, तुम यहाँ पर मिस मीजो के साथ इतनी बदतमीजी से कैसे पेश आ सकती हो। तो मिस मीजो उसे कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि ये लड़की अभी भी यहाँ पर बीमार है, क्या इसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो उसे कहता है नहीं, वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर है, अब तो यहाँ पर बात भी करती है। तो ये बात सुनते ही मीजो कहती है तो अच्छी बात है, मुझे ये सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर साथ ही वो लोग अपने वारियंग मैनर के अंदर आ जाते हैं
है। और जैसे वो लोग वहां पर अंदर आते हैं, इसी के साथ ही हमारी मिस मीचो जो होती है एक लड़के से कहती है मेरी बात को ध्यान से सुनो, सभी लोगों को जाकर मेरा एक मैसेज पहुंचा दो कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लड़की उस वेयर हाउस के करीब नहीं जानी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि ये लड़की उस वेयर हाउस के करीब जाए। फिर साथ ही उसे कहती है कि क्योंकि वहां पर जोखा को रखा गया और मुझे लगता है कि 10 साल गुजर चुके हैं और अभी भी यहाँ पर उस लड़के जोखा को ये नहीं भूली। और अगर ये उस जगह के ऊपर चली जाती है और जोखा को जाकर देखती है कि पिछले 10 साल से हमने उसे वेयर हाउस के अंदर बंद करके रखा है, तो फिर ये काफी ज्यादा नाराज हो जाएगी। तो इसी के साथ ही गार्ड उसे कहता है कि मैडम मैं आपको यहाँ पर यही बताने वाला था लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल रहा था, मैं आपको एक बात बताना चाहता था, असल में वेयर हाउस के अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद मैडम कहती है इस बात का क्या मतलब है, क्या वो लड़का मर गया है? तो वो उसे कहती है नहीं नहीं मैडम, वो लड़का मर नहीं गया बल्कि छत तोड़कर वो लड़का भाग गया है। तो ये बात सुनती मैडम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गार्ड को गले से पकड़ती है और कहती है ये क्या बकवास कर रहे हो, एक दिन पहले तक तो वो वहीं पर था और अब तुम कह रहे हो कि वहां पर नहीं है। तो वो कहता है मैडम मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, हमने आज सुबह ही जाकर अंदर चेक किया था, काफी ज्यादा शांति थी और जब हमने अंदर देखा तो वहां पर वो नहीं था। यहीं पर से हमें एक दिन पहले का सीन दिखाता है कि हमारा जोखा जो होता है वो एक दिन पहले वहां पर अपनी ट्रेनिंग को परफॉर्म कर रहा था। जब वो अपनी फाइनल ट्रेनिंग को परफॉर्म करता है उसने जो कुछ भी सीखा वो सब कुछ वहां पर आईने को दिखा रहा होता है। इसी दौरान वहां पर सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाता है, स्ट्राइक्स की वजह से रूम के अंदर भी काफी सारे बॉक्सेस टूटते हैं और साथ ही वहां पर छत के ऊपर भी एक स्ट्राइक लगती है। तो हमारा जीवन जोखा कहता है फाइनली मैंने ये कर दिया, फाइनली मैंने यहाँ पर ये सब कुछ कर लिया, जैसे तुम करते हो बिल्कुल वैसे मैंने इसको परफॉर्म कर लिया और जहाँ पर इतने साल लग गए लेकिन फिर मैंने यहाँ पर इस मूवमेंट को कंप्लीटली मास्टर कर लिया है। तो आईने वाला जोखा जो होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था और उसे कहता है कि हाँ तुमने ये कर लिया है। तुम्हारा जोखा कहता है कि बिल्कुल परफेक्ट है, आप बताओ कि इसके आगे क्या है। तो उसकी तरफ भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि मैंने वो 900 वर्ड्स को भी अच्छी तरह से याद कर लिया और साथ ही यहाँ पर मैंने सब कुछ याद कर लिया है, यानी कि सारी की सारी टेक्निक्स को भी मास्टर कर लिया, बताओ कि आगे तुम मुझे क्या सिखाने वाले हो। लेकिन इसी के साथ ही वो आईने वाला लड़का उसे ऊपर की तरफ इशारा करता है। तो वो कहता है इस बात का क्या मतलब है। तो जोखा जब ऊपर की तरफ देखता है तो छत के ऊपर से वहां पर लकड़ी टूट चुकी होती है, यानी वहां पर से रास्ता ओपन हो चुका होता है और उसे वहां पर से धूप आ रही होती है। तुम्हारा जोखा कहता है कि क्या क्या मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। वो अपनी तलवार को वहीं पर फेंकता है और दूसरी तरफ आईने वाला लड़का मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि अब यहाँ पर उसने जो कुछ उसे सिखाना था वो सब कुछ सिखा दिया हुआ है। 9 हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक कंप्लीटली अब यहाँ पर जोखा को दे दी गई है। हमारे जोखा ने 10 साल के बाद पहली बार यहाँ पर आसमान को देखा और सूरज की रोशनी को देखा है। तो वो एक्साइटेड होकर जल्दी से भागता हुआ ऊपर की तरफ जंप करता है ताकि वहां पर से जंप करके वेयर हाउस से बाहर निकल सके। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जोखा यहाँ पर से बाहर निकलने के बाद अब क्या करने वाला है, क्योंकि अब वो एक मार्शल मास्टर बन चुका है। तो फाइनली अब यहाँ पर से हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी जहाँ पर हमारे हीरो का राइज स्टार्ट होने वाला है। वो अब अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुका है। 10 साल तक एक वेयर हाउस के अंदर ट्रैप रहने के बाद 9 हेवनली स्वॉर्ड आर्ट को मास्टर करने के बाद अब वो छत को तोड़कर वहां पर से बाहर निकल चुका है। तो जब वो पहली बार 10 साल के बाद बाहर निकलता है, आसमान को देखता है और आसमान के ऊपर वहां पर शाम का टाइम होता है, तो वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और साथ ही वो कहता है कि इसका मतलब मैं बाहर जा सकता हूँ। पीछे घूमकर आईने की तरफ देखता है और उसे कहता है क्या मैं बाहर चला जाऊँ। तो आईना उसे इशारा करता है और कहता है हाँ बाहर जाओ। तो उसी के साथ ही हमारा जोखा जो होता है जैसे वहां पर छत के ऊपर चढ़ता है, छत के ऊपर चढ़ने के बाद बाहर देखता है और कहता है 10 साल में यहाँ पर कितना कुछ बदल गया है, इस जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो आसमान की तरफ देखता है, सभी घरों की तरफ देखता है, फिर साथ ही ताजा हवा को महसूस करता है और कहता है सब कुछ बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जब वो बाहर की तरफ निकलता है इसी के साथ ही आईने के अंदर दिखाता है कि वो छोटा जोखा जो कि अभी तक उसे सिखा रहा था वो फेरी जूटियान बन जाती है और फेरी जूटियान बनने के बाद इसी के साथ ही वहां पर आईने से गायब हो जाती है। तो हमारा जोखा बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर ऊपर आकर ये सब कुछ देखना चाहोगे मेरे दोस्त, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी ऊपर लेकर आता हूँ और तुम भी ये सब कुछ देखना। लेकिन जब वो नीचे देखता है तो आईना खाली होता है। तो वहां जोखा उसे कहता है कि तुम कहां पर चले गए मेरे दोस्त, तुम कहां पर हो। लेकिन आईना पूरी तरह से खाली होता है और वो जा चुका है। तो वहां जोखा समझ जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे सिखाने के लिए था जब तक मैं वहां पर ट्रैप था, लेकिन अब वो यहाँ पर से जा चुका है और उसके बाद जोखा भी वहां पर से गायब हो जाता है। तो थोड़ी देर के बाद वहां पर मैडम आती है प्रेजेंट डे में। जब मैडम वहां पर आती है और आने के बाद देखती है कि यहाँ पर चीजें टूटी हुई हैं और इसके अलावा यहाँ पर जोखा नहीं है, तो वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, छत की तरफ देखते हैं, छत टूटी हुई है। तो वो उनसे कहते हैं क्या हुआ था, क्या यहाँ पर कोई ठंडर लाइटनिंग गिरी थी जिसकी वजह से छत टूट गया है, क्या वो लड़का यहाँ पर जंप करके छत से बाहर निकल सकता है क्योंकि ये तो काफी ज्यादा ऊंचा है। तो गार्ड से कहता है कि मैडम हमने यहाँ पर एक स्क्वाड बनाई है उसे ढूंढने के लिए, हम लोग आसपास के एरिया में से ढूंढ रहे हैं। तो मैडम उसे कहते हैं कि नहीं जरूरत नहीं है, वो जहां पर भी है उसे दफा होने दो, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पर वापिस आए। अगर वो सर्कलैन को छोड़कर भागकर जाना चाहता है तो उसे भागकर जाने दो। चलो शुक्र है कि कम से कम वो यहाँ पर से निकल गया, उसे खुद
ही जाकर पता चल जाएगा कि बाहर की दुनिया में आखिर कैसे जिंदा रहा जाता है। हालांकि अब वो लड़का 16 साल का हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर उसका दिमाग जो है वो 6 साल के बच्चे के बराबर ही है। बाहर की दुनिया में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो यहीं पर जोखा को दिखाता है कि बिल्कुल एक 6 साल के बच्चे की तरह बहुत ज्यादा खुश होता है और उसी तरह गंदे कपड़ों में बाहर निकल जाता है। तो सभी देखने वाले उसे देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि 16 साल का बच्चा उस वक्त के म्यूजियम में तो शादी की उम्र होती है, लेकिन अब यहाँ पर जो बच्चे की तरह बिहेव कर रहा होता है, वहां पर गलियों में घूम रहा होता है। तो सभी लोग उसे देखकर काफी हैरान होते हैं। तो अब यहाँ पर मदर को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो इसी के साथ ही यहाँ पर उसका बेटा मुबैक जो होता है वो मदर के पास आता है और उसे कहता है कि मदर क्या वाकई में सच कह रही है, जोखा घर छोड़कर चला गया? तो मदर उसे कहती है कि हाँ, 3 दिन पहले वो घर छोड़कर चला गया, तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं वो घर छोड़कर चला गया है। मैंने कुछ लोगों को उसके पीछे भेजा है कि वो उसे ढूंढ कर ले आए, क्योंकि अकेला बच्चा वहां पर बाहर कैसे अपनी जिंदगी गुजार पाएगा, हम लोग जल्दी से ढूंढ निकालेंगे। तो मुबैक कहता है लेकिन मदर वो इस तरह से घर छोड़कर कैसे जा सकता है? पहले तो उसने कभी यहाँ पर घर छोड़ने की बात नहीं की और ना ही कभी उसने घर छोड़ने के बारे में सोचा था। तो मदर उसे कहते हैं कि ये तो एक आम सी बात है, क्योंकि अब वो 16 साल का हो चुका है। इस उम्र में जहाँ पर लड़के अक्सर घर छोड़कर भाग जाते हैं, उन्हें जहाँ पर खुद अपने पांव पर खड़ा होना होता है। इसी वजह से उसने सोचा होगा कि वो भी जहाँ पर जो करना चाहता है। तो इसी के साथ ही हमारा मुबैक कहता है कि वाकई में ऐसी बात है, और इसी के साथ ही जॉन भी वहां पर अंदर आ जाती है। तो हमारा मुबैक उसे कहता है कि सीनियर सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम अपने रूम में क्यों नहीं हो? तो जॉन जो होती है वहां पर आने के बाद सब कुछ चेक कर रही होती है, और इसी के साथ ही मदर उसे कहती है कि जॉन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर जोखा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ज्यादा परेशान मत हो, अब वो बड़ा हो चुका है, वो खुद अपना आप संभाल सकता है। वो घर छोड़कर भाग गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी मुश्किल में होगा। अगर वो मुश्किल में हुआ तो वापस आ जाएगा। जब किसी के साथ ही हमारा जॉन जो होती है वो उस रूम को चेक कर रही होती है। रूम के अंदर वहां पर जो चीजें होती हैं वो इस तरह होती हैं कि वहां पर रूम के अंदर कोई था ही नहीं। तो हमारे जॉन कहते हैं कि बिस्तर भी इस तरह से पड़ा हुआ है, साथ ही यहाँ पर जाले लगे हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे कि कोई यहाँ पर रहता ही नहीं था। इसका मतलब यह है कि जोखा कभी इस रूम में था ही नहीं, और मैडम कह रही है कि वो 3 दिन पहले यहाँ पर इस रूम को छोड़कर भागा है। तो इसी के साथ ही हमारी जॉन जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। तो मैडम उसे कहती है कि तुम कहां पर जा रही हो? मैंने कहा ना जोखा यहां पर से भागकर जा चुका है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जबकि हमारी जॉन भागती वहां पर से चली जाती है। तो उसके चले जाने के बाद मदर कहती है कि ये कमीनी कहीं की हमेशा यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन क्यों देती है, इसे क्या लगता है कि यहाँ पर वारियोंग मैनर एक जोक है जो कि यहाँ पर हमें इस तरह से समझती है। जब किसी के साथ मुबैक उसे कहता है कि मदर क्या वाकई में जोखा यहाँ पर से घर छोड़कर गया है, उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं है? तो मदर उसे कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उस लड़की को मार दिया और मारकर कहीं पर गाड़ दिया है? तो मुबैक उसे कहता है कि नहीं मदर, ऐसी बात नहीं है। असल में सीनियर सिस्टर जो है वो यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन दे रही है, इसी वजह से मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। क्या आपको पता है कि यहाँ पर उसे एक टाइटल दिया गया है, उसे फ्लावर टेलीपैथ का टाइटल दिया गया है। टेलीपैथ का मतलब यह है कि वो किसी के भी चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर अंदाजा लगा सकती है कि सामने वाला क्या छुपा रहा है। और मुझे लगता है कि उसने आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर अंदाजा लगा लिया है कि आप जोखा के बारे में झूठ बोल रहे हैं। इसी वजह से वो इतने गुस्से के साथ यहाँ पर से भागकर चली गई है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कम से कम उसके सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मदर उसे कहती है कि तो क्या तुम यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि मैंने वाकई में उस लड़के को मार दिया? मैंने उसे नहीं मारा, वो लड़का भाग कर जा चुका है। तो हमारा जो मुबैक उसे कहता है तो फिर मदर, मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर जो कुछ भी उसके साथ किया उसके बाद उसने भागने का फैसला किया, तो हमें जाकर उस लड़के को ढूंढना ही पड़ेगा। तो मदर उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सच बता देती हूँ, वो इस रूम में नहीं रहता था, हमने उसे एक वेयर हाउस के अंदर बंद करके रखा हुआ था। लेकिन वो ये बात वाकई में सच है, कल रात वो जहाँ पर से भागकर चला गया, उसने वेयर हाउस की छत तोड़ी और उसके बाद वहां से भागकर चला गया। तो ये बात सुनने के बाद मुबैक भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? वो यहाँ पर मेरा भाई है, हालांकि सौतेला है लेकिन है तो मेरा भाई, और आपने उसे यहाँ पर एक वेयर हाउस के अंदर बंद कर दिया। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे उस वेयर हाउस का दिखाया जाता है कि मुबैक भागता हुआ उस वेयर हाउस में पहुंचता है। जब वहां पर पहुंचता है तो हमारी जॉन पहले से वहां पर मौजूद होती है। तो मुबैक कहता है कि इसे कैसे पता चला ये वहां पर माँ के पास से सीधा इस जगह के ऊपर कैसे आ गई है? तो मुबैक अंदर आने के बाद उसे कहता है कि सीनियर सिस्टर प्लीज हमें माफ करना। तो सीनियर सिस्टर उसे कहती है कि क्या तुम देख रहे हो, तुम्हारे पूरे सेक्टर के अंदर ये जगह जो कि काफी ज्यादा दूर बनाई गई है, इस जगह को उन्होंने वेयर हाउस का नाम दिया, जहां पर काफी ज्यादा गार्ड्स भी खड़े थे और मैंने जहां पर देखा कि गार्ड्स किसी ना किसी चीज को तो प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। इस रूम के अंदर से यहाँ पर पार्टी की स्मेल आ रही है और ऐसे यहाँ पर पता चल रहा है कि किसी बच्चे के कपड़े यहाँ पर फटे हुए हैं, जगह जगह के ऊपर फटे हुए कपड़े पड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जोखा को यहीं पर इसी रूम के अंदर बंद करके रखा गया था, और सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं या फिर 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि सालों तक उस बच्चे को यहाँ पर बंद करके रखा गया है। क्या तुम यहाँ पर इस बात को समझ सकते हो? सर्दियां उसने इस जगह के ऊपर कैसे निकाली होंगी, गर्मियां उसने इस जगह के ऊपर कैसे निकाली होंगी, कैसी जगह के ऊपर जहां पर सिर्फ अंधेरा है और अकेलापन है? क्या तुम लोग इस बारे में सोच सकते हो? मुझे लगता है कि यहाँ पर असली डीमन तो इस जगह के ऊपर नहीं, ना ही वो लड़का जोखा है, बल्कि असली डीमन तो तुम लोग हो।
हमारी जियोन उसे कहते हैं कि मैं अपने फादर को इस बारे में जाकर जरूर बताऊंगी, क्योंकि तुम मेरे फादर के डिसाइपल हो, इसी वजह से तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हुए मैं दुनिया को इस बारे में नहीं बताऊंगी, सिर्फ अपने फादर को जाकर इन्फॉर्म करूंगी। लेकिन एक बात जान लो कि तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी उस लड़के के साथ किया, उसके बाद से हमारी नामगोंग फैमिली और तुम्हारी जॉन फैमिली के दरमियान में जो रिलेशनशिप था वो काफी खराब होने वाला है, और इसी के साथ ही वहां पर से आगे बढ़ जाती है। जबकि हमारा मुंह पैक जो होता है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था और कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर नामगोंग फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बनाया था, और मैं यहाँ पर नामगोंग के साथ, नामगोंग जियोन के साथ शादी करने वाला था, लेकिन माँ की वजह से सारे का सारा प्लान बिगड़ गया है, और अब यहाँ पर हमें काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जियोन ने अगर जाकर फादर को सारी बात बता दी तो फिर हमारा उनके साथ रिलेशनशिप काफी बिगड़ जाएगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा जियोन जो होता है वो गलियों में चलता हुआ जा रहा था और कहता है कि जेके इस जगह तो पहले से काफी ज्यादा बदल गई है, मुझे तो याद भी नहीं है कि उस स्टोरेज रूम के अंदर मैं कितने सालों तक रहा हूँ जिसकी वजह से जगह इतनी बदल गई है। फिर साथ ही वो कहता है कि जहाँ पर इन गलियों के अंदर से तो अब मुझे ये भी नहीं पता कौन से कॉर्नर से आगे मुड़ना है और मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन जब वहां पर से चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो वो किसी के साथ टकरा जाता है, और उसके साथ टकराने के बाद से कहता है कि सॉरी प्लीज सर, मुझे माफ करिएगा। हमारा जियोका जो होता है जिस बंदे के साथ टकराता है वो बेग फैमिली का एक गार्ड होता है, यानी कि इन्हीं की फैमिली का एक गार्ड होता है जिसे वेयर हाउस की गार्डिंग का जिम्मा दिया गया था। तो जब वो पीछे की तरफ घूमकर उसे कहता है कि लड़के का क्या तुम देखकर नहीं चल सकते, क्या तुम अंधे हो? तो इसी के साथ ही हमारा जियोका कहता है ये तो वही गार्ड है, तो अगर इसने यहाँ पर मुझे पहचान लिया तो जो तो मुझे पकड़ लेगा। तो इसी के साथ ही हमारा जियोका वहां से भागना शुरू कर देता है, जबकि गार्ड उसे कहता है कि रुको, तुम कहां पर जा रहे हो? मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने पहले तुम्हें कहीं पर देखा है। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे क्या हमारा जियोका यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स दिखाएगा या फिर यहाँ से भाग जाएगा। तो जब जियोका बाजार में चलता हुआ जा रहा होता है तो उस वक्त उसका टकराव एक गार्ड के साथ हो जाता है जो कि उनकी फैमिली का एक गार्ड होता है। तो हमारा जियोका वहां से डर कर भागना शुरू कर देता है क्योंकि अगर इसने पहचान लिया तो वो उसको पकड़ लेगा। तो जियोका बाजार में रश के बीच से भागकर आगे की तरफ जा रहा था, जबकि गार्ड उसका पीछा करता है और उसे शक पड़ जाता है कि शायद उसने इसे पहले कहीं पर देखा है। तो गार्ड उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि लड़के रुक जा तो ऐसे भागकर नहीं जा सकता। जबकि हमारा जियोका जो होता है वो सोच रहा होता है कि अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो फिर तो वापस मैडम के पास ले जाएगा और मैं यहाँ पर वापस उस रूम के अंदर बंद होना नहीं चाहता। तो जियोका बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भागता और साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ से बाहर निकल सकता क्योंकि सामने उसे मेन डोर दिखाई देता है। तो सामने दरवाजा होता है और वो कहता है कि अगर मैंने यहाँ पर इस दरवाजे को पार कर लिया तो मैं फैमिली से बाहर निकल जाऊंगा और इतनी दूर चला जाऊंगा कि दोबारा कभी फैमिली के गार्ड मुझे ढूंढ भी ना पाए। तो जियोका बड़ी तेजी के साथ भागता है वहां पर उस मेन डोर की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि गार्ड उसका पीछा कर रहा होता है और उसे कह रहा था कि बदतमीज बच्चे, तो इस तरह से भागकर नहीं जा सकता, तुम यहाँ पर वॉरियर मैनर के वॉरियर से इस तरह से भागकर बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। तो वॉरियर जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा करता है क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक वॉरियर होता है, एक गार्ड होता है और उसी वजह से उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा होती है। तो मां जियोका कहता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा तेज है, अगर इस तरह ये मेरे पीछे भागता रहा फिर तो मैं यहाँ पर पकड़ा जाऊंगा और उसके बाद ये मुझे फर्स्ट मदर के पास खींचकर ले जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो गार्ड उसके काफी करीब पहुंच जाता है और कहता है कि बच्चे मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, रुक जा वरना यहाँ पर तुझे नहीं छोड़ूंगा, अगर पकड़ लिया तो बहुत ही बुरी तरह से मारूंगा। तो मां जियोका जो होता है पूरा जोर लगा देता है और कहता है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पर दरवाजा बंद करने के भी ऑर्डर होते हैं और दरवाजा जो होता है नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो मां जियोका बड़ी तेजी के साथ भागता और कहता है कि मैं निकल जाऊंगा, मैं यहाँ पर स्लिप मार के निकल जाऊंगा, मैं दरवाजे की दूसरी तरफ जा सकता हूँ। तो जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचता है इसी के साथ ही गार्ड उसके सर के ऊपर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि बच्चे अब तू नहीं जा पाएगा, अब तू कहां पर भाग कर जाएगा, अब तो मैं तेरे करीब पहुंचा और मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। जिस तरह से तुम यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहे हो मुझे लगता है कि तुमने कुछ ना कुछ गलत किया, इसी वजह से तुम यहाँ पर डर कर भाग रहे हो, वरना तुम्हें भागने की क्या जरूरत पड़ी थी। तो मां जियोका जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि ये वाकई मुझे पकड़ लेगा और मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता। तो जियोका वहीं पर जोर लगाता है, अपने पाँव के ऊपर की पावर को रिलीज करता है और सामने की तरफ तेजी से भागना स्टार्ट करता है। जब हमारा जियोका वहां पर से तेजी के साथ भागता है तो उसी के साथ ही वहां पर ग्राउंड के ऊपर काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से गार्ड जो होता है वो भी उसके पीछे पीछे तो भाग रहा होता है, लेकिन वो वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो उसके गिरने के बाद वो उस जगह के ऊपर गिरता है जहां पर दरवाजा उसके सर के ऊपर गिरने लगा और वो बेचारा टाइम रहते वहां पर से निकल नहीं पाएगा। तो गार्ड चलाना शुरू कर देता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि लगता है वो मरने वाला है, क्योंकि दरवाजा उसके ऊपर इतना भारी गिरेगा तो वो मर जाएगा। लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि वो दरवाजा वहीं पर रुक जाता है। तो वो आंखें खोलकर सामने की तरफ देखता है तो हमारा जियोका दरवाजे के नीचे आकर खड़ा होता है, उसने एक ही हाथ के साथ उस दरवाजे को उठा रखा होता है। ये देखकर गार्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो हमारा जियोका उसे कहता है कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? तो वो कहता है नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगी। तो हमारा जियोका उसे कहता है चलो शुक्र है तुम्हें चोट नहीं लगी, मैं यहाँ पर दोबारा पकड़ा नहीं जाना चाहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मर
जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो गार्ड उसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा, तुम अगर भाग कर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ठीक है तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें फॉलो भी नहीं करूंगा। तो वहाँ जोका उसे कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर मुझे नहीं पकड़ोगे, क्या तुम वाकई मुझे पकड़कर वापस लेकर नहीं जाना चाहते? तो वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें क्यों पकड़ूंगा, तुम तो मेरे साथ टकराए थे, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर पकड़कर तुम्हें पीटने वाला था कि तुम यहाँ पर मेरे साथ टकराए क्यों, इसके अलावा मैं तुम्हें पकड़कर कहाँ ले जाऊंगा। तो वहाँ जोका उसे कहता है चलो अच्छी बात है, और इसी के साथ ही जैसी गार्ड पीछे हटता है तो वहाँ जोका दरवाजे को छोड़कर बड़ी तेजी के साथ बाहर भाग जाता है। तो जब वो भाग जाता है तो गार्ड वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि यार ये बंदा था कौन, ये बच्चा, एक छोटा बच्चा जिसने यहाँ पर इतने भारी गेट को एक ही हाथ के साथ उठा लिया, ये कैसे पॉसिबल है। फिर साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कहा जाता है कि हमेशा तुम्हें यहाँ पर बच्चों से, लड़कियों से और बुढ़े लोगों से होशियार रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी इनमें से एक मॉन्स्टर निकल आता है। तो हमारा जोका जो होता है बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागता हुआ जंगल की तरफ चला तो जाता है, लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह है कि वो अपने आप को सर्वाइव कैसे करवा पाएगा। तो जंगल में चलते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहा था और कहता है कि काफी दिन हो गए मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं खाया, मुझे अब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। और जंगल के अंदर वहां पर मशरूम्स लगे होते हैं, तो वो कहता है कि इस माउंटेन के ऊपर हर एक चीज को खाया नहीं जा सकता, लेकिन जब मशरूम्स काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहे हैं और काफी ज्यादा अच्छे भी लग रहे हैं और साफ सुथरे भी हैं, तो क्यों ना यहाँ पर इनको खा लिया जाए, क्योंकि बिना खाए तो मैं मर जाऊंगा, और अगर यहाँ पर इसको खाकर रिस्क लिया जा सकता है तो खा लेते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जो जोखा होता है वहां पर से मशरूम्स को उतार लेता है, और मशरूम्स को उतारने के बाद वो उनको खा जाता है और कहता है कि चलो ये बाद में देखेंगे कि मशरूम्स के साथ क्या होगा। तो इसी के साथ ही वहां पर रात का सीन दिखाता है कि हमारा जोखा ने मशरूम्स को खा तो लिया था, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि उन मशरूम्स के अंदर पॉइजन था, जिसकी वजह से अब यहाँ पर वो नशे में होता है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन उल्टियां कर रहा होता है, उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। तो वो कहता है ये हो क्या रहा है, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर मशरूम्स की वजह से मैं बीमार पड़ गया हूँ, मुझे उल्टियां हो रही हैं और साथ ही मुझे यहाँ पर ठीक तरह से रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे लगता है जैसे कि मेरा सर घूम रहा है। तो इसी के साथ ही वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस अंधेरे में अगर मैं इस जगह के ऊपर गिर गया तो फिर तो जंगली जानवर आकर मुझे खा जाएंगे और इस जगह के ऊपर मैं मारा जाऊंगा, मुझे मशरूम्स नहीं खाने चाहिए थे, मुझे घर पर रहना चाहिए था, मुझे घर छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। और इसी के साथ जोका की आंखें बंद हो जाती हैं और वो ग्राउंड के ऊपर गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जोका अपने आप से कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर सो नहीं सकता, मैं यहाँ पर सो नहीं सकता, लेकिन इसी के साथ ही अब क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने वो पॉइजन वाले मशरूम्स खा लिए थे। तो अब इसी के साथ ही सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ वहां पर दो लोगों की आवाज आ रही होती है। एक कहता है कि देखो तो जरा सुबह सुबह के वक्त अब यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन साथ ही वो आगे बढ़कर उसे चेक करते हैं और कहते हैं लेकिन ये तो अभी तक जिंदा है। जबकि दूसरा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यंगेस्ट जो है वो खाना पका पका कर बहुत ही बुरी तरह से थक जाता है, क्यों ना हम लोग इस बंदे को अपने साथ ले चले, ये बंदा हमारे साथ जाएगा, यानी ये लड़का अगर हमारे साथ जाएगा तो कम से कम हमारे कपड़े धो देगा और साथ ही कुकिंग भी कर देगा। तो उसका सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में इस कमजोर से लड़के को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो जिसे देखकर लगता है कि यहाँ पर मरने वाला है। तो दूसरा उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर अच्छे काम करने चाहिए, मुझे तो यहाँ पर यही सिखाया गया है, क्योंकि वो एक शाओलिन टेम्पल से भी टीचिंग लेकर आ चुका है, इसी वजह से वो यहाँ पर बुद्धिज्म की बात करते हुए कहता है कि कहते हैं कि अगर कुछ अच्छा करते हैं तो उसके साथ अच्छा ही होता है, अगर हम लोग यहाँ पर इस लड़के को लेकर जाएंगे, इसके साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कितनी बार यही बात सुन चुका हूँ, तुम्हारी इस वजह से यहाँ पर हमारे पास लोग बढ़ते जा रहे हैं, पहले मैं और तुम हम दो लोग हुआ करते थे, लेकिन अब देखो यहाँ पर हमारे ग्रुप के अंदर कितने लोग हो चुके हैं। इसी के साथ ही सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि आप बताओ कि क्या ये जिंदा भी है या नहीं। तो लड़का जो होता है उसे चेक करने के बाद कहता है कि ये लड़का जिंदा है, ये सांस ले रहा है, लगता है कि इसने यहाँ पर जंगल के अंदर से कुछ खा लिया होगा, कुछ पॉइजनस मशरूम्स वगैरह खा लिए होंगे, तो अब बताओ कि करना क्या है। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है करना क्या है, इस लड़के को अपने साथ ही फिर ले चलते हैं, इसके अलावा यहाँ पर और कर भी क्या सकते हैं, अगर इस लड़के को यहीं पर छोड़ दिया तो यहाँ तो जानवर इसे खा जाएंगे। तो दूसरा ब्रदर उसे कहता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, मैंने तुम्हें कहा ना कि कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब देखो जहाँ पर इस लड़के को देखो, इसकी हालत बिल्कुल एक भिखारी की तरह है, मुझे लगता है अगर इस लड़के की जान बचाएंगे, इसको खाना पीना देंगे तो ये लड़का हमारे काफी ज्यादा काम आ सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा सीनियर ब्रदर उसे कहता है मुझे एक बात तो बताओ कि आप हमारे पास कितने मेंबर्स हैं। तो वो उसे कहता है हमारे पास पहले 6 ब्रदर्स हैं। तो वो कहता है तो फिर यहाँ पर ये 7वां हो जाएगा, यानी कि अगर ये जिंदा बच जाता है तो फिर यहाँ पर हम लोग 7 लोग हो जाएंगे। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि माँ जोखा जो होता है बेहोश पड़ा होता है और इसी के साथ उसके सपने में वहां पर ज्यूटियान फेरी आती है। तो माँ जोखा जो होता है ज्यूटियान फेरी को देखने के बाद कहता है कि ये फेरी कौन है, जबकि दूसरी तरफ से सीनियर ब्रदर उसके सामने बैठा होता है, उसे कहता है कौन सी फेरी, कमीने कहीं के जल्दी से अपनी आंखें खोलो, यहाँ पर कोई फेरी नहीं है। तो जोखा अपनी आंखें खोलता और उठकर बैठ जाता है और कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम लोग कौन हो। तो उसके सामने वहां पर चीफ भी खड़ा होता है और उसे कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर फेरी किसको कह रहे हो, हमने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है, हमने तुम्हारी जान बचाई और अब यहाँ पर तुम्हें
खाना पीना भी देंगे, वरना तुम यहाँ पर जानवरों का खाना बन चुके होते। अब तुम्हें यहाँ पर इसके बदले में हमारे लिए काम करना होगा। तो हमारा जोका उसे कहता है कि सर आपका शुक्रिया, लेकिन मैं कहाँ पर हूँ। चीफ उसे बताता है कि तुम इस वक्त 5 पीक माउंटेन के ऊपर, और यह हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड बेस्ड है, और हम सभी लोग यहाँ पर माउंटेन बैंडिट्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जो जोका है यहाँ पर बैंडिट्स के पास पहुंच चुका है। तो अब उस यहाँ पर क्या वो एक बैंडिट बन जाएगा इनके साथ रहकर, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ जोका जो होता है माउंटेन बैंडिट्स के पास पहुंच जाता है। वो 5 पीक माउंटेन के ऊपर होता है, जहां पर चीफ और उसका साथी जो होता है उसे उठाकर ले जाते हैं। और वहां पर आने के बाद माँ जोका उनसे कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तुम लोग कौन हो। तो उसे अपने बारे में बताते हैं। तो सेकंड ब्रदर उसे अपने बारे में बताता है कि हम 6 ब्रदर्स हैं जो कि इस माउंटेन के स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। हम लोग माउंटेन बैंडिट्स हैं, और हम लोग यहाँ पर 6 ब्रदर्स की तरह हैं। हम सभी लोगों ने यहाँ पर एक दूसरे को ज्वाइन किया था, उसी हिसाब से हम सभी लोग एक दूसरे को ब्रदर कहते हैं। तो वो लोग उसे अपना नाम बताना शुरू कर देते हैं। तो वो सभी लोग से एक एक करके अपना नाम बताते हैं। तो चीफ उनसे कहता है कि तुम सभी को यहाँ पर इसे अपना नाम बताने की क्या जरूरत है, क्योंकि वैसे भी ये बच्चा इतनी जल्दी तुम्हारे नाम याद नहीं रखने वाला। और साथ ही चीफ उसे कहता है कि लड़के हमने तुम्हारी जान बचाई है, इसका मतलब यह है कि आज के बाद तुम यहीं पर काम करोगे और हमारे एहसान का बदला चुकाओगे। तो जोका कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा। तो चीफ उसे कहता है कि बेवकूफ कहिए, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता। हमें पता है कि तुम यहाँ पर बाहर कहीं पर भीख मांगते रहे हो, भीख मांगकर तुम पैसे इकट्ठे करते रहे हो, और तुमने यहाँ पर कम से कम इतना तो सीखा ही होगा ना कि किसी के एहसान का बदला चुकाने का मतलब क्या होता है, कि तुम्हें अब यहाँ पर काम करना होगा। जबकि थर्ड ब्रदर उसे कहता है कि इतनी भी क्या जल्दबाजी है सर, इस लड़के को यहाँ पर संभलने तो दो। चीफ उसे कहता है कि नहीं नहीं, इसे यहाँ पर कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, अगर किसी जानवर को भी बचाया जाए तो सभी पता होता है कि कम से कम यहाँ पर अब उनके लिए काम करना है, ताकि उनके एहसान का बदला चुकाया जा सके, और ये तो जानवरों से भी बुरा है। थर्ड ब्रदर जो होता है वहां पर उसे कहता है कि बस करो, तुम इस बच्चे को परेशान कर रहे हो। और साथ ही वो जोका से कहता है कि लड़के तुम अभी अभी यहाँ पर उठे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही होगी, चलो ये खाओ और तुम यहाँ पर आराम करो, फिलहाल तुम्हें भूख लगी होगी। तुम्हारा जोका जो होता है वहां पर खाने को देखता है, फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि क्या वाकई में ये ठीक है अगर मैं ये खाना खा लेता हूँ। तुम्हारा जोका जो होता है वहां पर उसके पर्सपेक्टिव से उसे ये सारे के लोग अच्छे लग रहे होते हैं, और इसी के साथ ही हमारा जोका जो होता है उन लोगों से कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये खाना नहीं ले सकता, मुझे बिल्कुल ही भूख नहीं लगी। जबकि सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि अब बस भी करो, हमने यहाँ पर तुम्हारे पेट की आवाज सुनी थी, तुम्हारा पेट जो है वो गुड़ुल गुड़ुल कर रहा था जब तुम यहाँ पर सो रहे थे। फिर साथ ही वो उनसे कहता है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो लोग उसे कहता है कि तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर खाना तुम्हें बिल्कुल फ्री में मिलेगा, बस तुम्हें यहाँ पर हमारे लिए छोटे मोटे काम करने होंगे। तो जोका कहता है मैं सच्ची कह रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर कोई पैसे नहीं हो, ना ही मुझे काम आता है। तो चीफ जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये बच्चा यहाँ पर इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। हालांकि ये दिखने में 16-17 साल का है, लेकिन इसके बावजूद ये बिल्कुल एक छोटे 5-6 साल के बच्चे की तरह एक्टिंग क्यों कर रहा है। लगता है कि इस बच्चे की जिंदगी बहुत ज्यादा टफ गुजरी है। तो इसी के साथ ही हमारा चीफ जो होता है वो कहता है गोमयोंग, तुमने कहा था ना कि ये बच्चा यहाँ पर हमारे काफी काम आएगा और तुम इसे अपने साथ लेकर आए थे। तो गोमयोंग उसे कहता है कि हाँ मैंने कहा था, मुझे लगता है कि ये यहाँ की साफ सफाई करने और कपड़े धोने के काम आ ही जाएगा, और साथ ही खाना पकाने के भी। चीफ उसे कहता है लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर कोई गलती हुई और इस लड़के को कोई कामकाज नहीं आता हुआ तो फिर तो यहाँ पर हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हम 7 लोग हो जाएंगे और एक और बंदे को खाना खिलाने के लिए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगी। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि जरा देखो तो सही, मुझे लगता है कि ये लड़का इसे जो जो काम देंगे ये जरूर करेगा, हम इसे कहते जाएंगे और ये करता जाएगा। तो चीफ उसे कहता है कि लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी यहाँ पर इस बच्चे को खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, और अगर यहाँ पर इस बच्चे को खाना खिलाया गया वो भी बिल्कुल मुफ्त में, तो मुझे लगता है कि इस लड़के को यहाँ पर से निकालना पड़ेगा। चलो फिर देख लेते हैं कि यार ये लड़का किस काम का है। तो वो हमारे जोका को अपने साथ उठाता है, उसे खींचकर बाहर ले जाता है और कहता है कि मैं इसे जाकर अच्छा सबक सिखा कर आता हूँ, मैं इसे जरा रियलिटी दिखा कर लाता हूँ। तो बाकी के ब्रदर उसे कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, इस लड़के को थोड़ा समय तो दो यहाँ पर कम से कम एडजस्ट होने के लिए, चीफ प्लीज यहाँ पर रुक जाओ। तो चीफ जो होता है हमारे जोका को अपने साथ खींचकर बाहर ले जाता है, उसे माउंटेन पीक पर लेकर जाता है। जब वहां पर उसे फेंकता है तो हमारा जोका रोना शुरू कर देता है और डर के मारे उसे कहता है प्लीज 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 मुझे यहाँ पर बख्श दो, मुझे मत मारना, प्लीज मुझे मारना मत, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तो हमारा जो चीफ होता है वो काफी परेशान हो जाता है कि ये लड़का यहाँ पर इस तरह की बात क्यों कर रहा है। तो चीफ उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। और इसी के साथ चीफ उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर सर्वाइव कर पाओगे, जिस तरह से तुम्हारे हालात है, जिस तरह से तुम यहाँ पर एक डरे हुए चूजे की तरह हो। तो वो कहता है कि मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। तो चीफ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर रहने के बारे में कह रहा हूँ कि तुम हमारे साथ यहाँ पर सातवें ब्रदर बनकर रह सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर कम से कम अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पर खाना खाने के लिए तुम्हें यहाँ पर खाना कमाना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा
पड़ेगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा, और जब तुम यहाँ पर भूखे होगे तुम्हें खाना खाने की जरूरत तो पड़ेगी। तो माँ जोखा उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं यहाँ पर एक माउंटेन बैंडेड कैसे बन सकता हूँ? माउंटेन बैंडेड्स तो बहुत ज्यादा बुरे होते हैं और मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ। जब किसी के साथ ही माँ चीफ उसे कहता है ये एक बकवास बात है, तुमसे किसने कह दी? हम लोग बुरे लोग नहीं है बल्कि हम लोग अच्छे लोग हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टैक्स लेते हैं, हम लोग किसी को लूटते नहीं है। तो हमारा जो जोखा होता है वो उसे कहता है कि मुझे इसके अलावा और कोई भी काम नहीं आता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। तो इसी के साथ चीफ उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर कुछ भी बन सकते हो, तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करने का एक मौका मिल रहा है और तुम यहाँ पर उस चांस को छोड़ना चाहते हो, उस चांस को छोड़कर तुम क्या ही कर लोगे? फिर साथ चीफ चिल्लाकर उसे कहता है कि इस दुनिया के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। पहले लोग वो होते हैं जो कि यहाँ पर अपने पास से चीजें खो देते हैं, जो कि यहाँ पर उन्हें पता होता है कि वो कमजोर है और उसके बाद वो लोगों के सामने अपना सर झुका देते हैं। लेकिन दूसरे वो होते हैं जो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर गुजारते हैं, जो यहाँ पर दूसरों के पास से छीनते हैं। अब तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या बनना चाहते हो? क्या तुम एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो जो सारी जिंदगी दूसरों के सामने सर झुकाकर रखे और यहाँ पर अपनी चीजें खो दे, या फिर तुम एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो जो एक आजाद इंसान है, जो कि यहाँ पर दूसरों के पास से छीनता और यहाँ पर अपनी जिंदगी मजे से अपने अपने असूलों के ऊपर गुजारता है? तो माँ जोखा उसे कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर दूसरे वाला इंसान बनना चाहता हूँ जो दूसरों के पास से यहाँ पर छीनता है, दूसरों के पास से छीनकर अपने आप को अपने असूलों के ऊपर अपनी जिंदगी को गुजारता है। मैं यहाँ पर ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता जिसके पास से सभी लोग सब कुछ छीन लेते हैं, जिसे लोग यहाँ पर मारते हैं, जिसे लोग डराते हैं। मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं बने रहना चाहता। तो चीफ उसे कहता है ये हुई ना बात, मैं यही तो चाहता हूँ, मैं तुम्हें यही तो कह रहा था कि तुम यहाँ पर एक ऐसे इंसान बनो। फिर साथ ही उसे कहता है कि अपने पीछे देखो, यहाँ पर इसको 5 पीक माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 5 माउंटेन्स हैं और ये जितनी माउंटेन्स तुम्हें दिखाई दे रही है ये सारे का सारा एरिया हमारा है। हम 6 ब्रदर्स का है, हम लोग यहाँ पर इस माउंटेन के राजा हैं और तुम कभी यहाँ पर इस माउंटेन के राजा बन सकते हो अगर तुम भी यहाँ पर हमारा हिस्सा बन जाते हो। अगर तुम हमारे साथ में ब्रदर बनोगे तो फिर तुम यहाँ पर इस माउंटेन का हिस्सा बन जाओगे। हम लोग इन माउंटेन्स के ऊपर किंग्स की तरह है जो कि इन माउंटेन्स के ऊपर राज करते हैं। ये सारी टेरिटरी हमारी है, कोई यहाँ पर आकर हमारे सर नहीं झुका सकता। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो? और साथ ही वो जोखा से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर हमारा हिस्सा बनते हो तो फिर तुम भी यहाँ के किंग बन सकते हो। है ना जी बहुत ज्यादा कूल बात। तुम्हारा जोखा जब उसकी बात सुनता है तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। तो इसी के साथ चीफ उसे कहता है कि क्या सोच रहे हो, अब जल्दी से बताओ कि अब तुम्हें यहाँ पर ये बात पसंद आ रही है? तुमने कहा कि तुम एक माउंटेन बैंडेड नहीं बनना चाहते, लेकिन अगर तुम यहाँ पर माउंटेन बैंडेड बनते हो तो फिर तुम्हें हम लोग तुम्हें अपना 7th ब्रदर बना लेंगे। तुम हमारे 7th ब्रदर बनकर हमारे छोटे मोटे काम किया करोगे, एक दिन तुम यहाँ पर इस सारी माउंटेन्स के नए राजा बन जाओगे। तो जोखा कहता है कि क्या मैं वाकई में ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर लूंगा? तो वो उसे कहता है हाँ तुम ये कर सकते हो। फिर साथ ही वहां पर चिल्लाकर कहता है हम सभी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब वहां पर एक जोरदार चिल्धाड़ मारता है चीफ, तो इसी के साथ ही वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लड़के अब जहां पर चुपचाप क्यों बैठे हो, तुम भी यहाँ पर खड़े हो जाओ और एक जोरदार दहाड़ लगाकर कहो कि तुम भी स्ट्रॉन्ग हो और तुम भी यहाँ पर एक किंग बन सकते हो। तुम्हारा जोखा जो होता है जब वहां पर उसकी बातें सुनता है तो उसकी बॉडी के अंदर एक हलचल होती है, क्योंकि उसने सारी जिंदगी यहाँ पर अपनी फर्स्ट ब्रदर से मार ही खाई है, उसकी स्टेप माँ से मारती रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी तरह से एक डरपोक इंसान बन चुका था। लेकिन अब जबकि यहाँ पर एक ऐसा इंसान उसके सामने है जो कि उसे एक आजाद जिंदगी दे रहा है, जिसमें वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित कर सकता है, जिसमें वो यहाँ पर जितने मेरिट पॉइंट्स हासिल करेगा उतने उसे पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो इस वजह से काफी ज्यादा खुश होता है और उसके अंदर जितना भी डर होता है वो सारा एकदम से गिच्ची बनकर टूट जाता है। और उस डर के टूटने के साथ ही हमारा जोखा जो होता है एक ही समय के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, वहां पर एक जोरदार चीख मारता है और कहता है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं। हमारा जोखा जो होता है अपने अंदर जितना भी उसका डर छुपा होता है वो सारे के सारे डर को वहीं पर उसी चीख के अंदर निकाल देता है और एक जोरदार दहाड़ लगाकर कहता है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग है और मैं कभी यहाँ का किंग बनूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे जोखा का ये फैसला ठीक है, क्या वो एक माउंटेन बैंडेड बनकर सही फैसला कर भी रहा है या फिर नहीं।